जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के दूसरे मॉक टेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने इसका एक मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एएलपी और लोको पायलट इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का दूसरा मॉक टेस्ट है और आपको उसी तरीके से सोल्व आउट करना है जिस तरीके से आपने पहला किया था। आपको एक साइड में अपना आंसर लिखते जाना है, ठीक है, और यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। उसके बाद में आप इसका क्वेश्चन है वो सोल्व आउट कीजिएगा और फिर क्लास के एंड में आपको ये बताना है भी आपके 100 में से कितने क्वेश्चन है वो सही हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो भी, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से यह धनराशि 338 रुपए हो गई, तो धनराशि बतानी है आपको क्या होगा। यानी 338 रुपए हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये 338 आपको दे रखा है ना, ये आपको मिश्र धन दे रखा है भी। अब 4% है, 4% को फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/25 हो जाएगा। अब 1/25 हो जाएगा तो आपको मूलधन मानना पड़ेगा। यहाँ पे मूलधन मानोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा भी 1/25 है, यहाँ पे समय कितना है, 2 वर्ष है, तो स्क्वायर लगेगा, ऊपर स्क्वायर लगेगा तो यहाँ पे 1/625 हो जाएगा। तो आप इसका यानी इसका स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर है वो मूलधन मान लो, तो 625 है वो मैं यहाँ पे मूलधन मान लेता हूँ भी। ये पहले साल के लिए और ये दूसरे साल के लिए कितना लगेगा, 1/25 लगेगा। तो यहाँ पे 625 का 1/25 25 होता है और 625 का 1/25 है वो कितना होगा, 25 होगा भी, ठीक है। अब देखो भी चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, कितना लगेगा, 1/25 लगेगा, तो ये होगा 1। अब हमारे अनुसार है वो मूलधन, हमारे अनुसार मूलधन कितना 625 है और हमारे अनुसार ब्याज कितना आया, 51 रुपए आया। तो टोटल आपके पास में मिश्र धन कितना हो गया, तो 625 प्लस में 51, तो आपके पास में मिश्र धन अमाउंट कितना आ गया, तो ये 6 और 7 और ये 6 यानी 676 है वो आपके पास में क्या आ गया, अमाउंट आ गया, मिश्र धन आ गया हमारे अनुसार। लेकिन क्वेश्चन के अंदर 338 दे रखा है भी, तो आपके पास में 676 बराबर कितना हो जाएगा, 338 हो जाएगा भी। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आपके पास में आ जाएगा 338/676। आपको मान किसका ज्ञात करना है, आपको तो मूलधन बताना है। हमारे अनुसार मूलधन 625 है तो इंटू 625, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी, इसको 338 से कम 338 और 338 2 676 और फिर 2 से इसको काटोगे तो आ जाएगा 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 2 4 और 2 5 10, तो आपके पास में मूलधन कितना आ गया, 312.5 आ जाएगा। 312.5 यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है भी निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है समान भिन्न। तो यहां पे अपन बात करें तो 1/2 है। अब 1/2 के अंदर में अगर भाग दूंगा तो कितना आएगा, मेरे पास में पॉइंट और 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 3/4 है, 3/4 में अगर मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में पॉइंट 30 लग गया, 30 हो गया। अब 3 4 7 28 और 4 5 20, उसके बाद में 3/8 है, 3/8 में अगर मैं भाग दूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में पॉइंट लगेगा, तो कितना हो गया, ये 30 हो गया। और ये हो जाएगा 8 3 24 बच गया, 6 60 8 7 56 और 8 5 40 यानी 3.375 आ जाएगा। उसके बाद में आपके पास में है 1/8, 1/8 है तो यहाँ पे पॉइंट लग गया, 10 हो गया, 8 1 8 बच गया 2 20, 8 2 16 और 8 2 16 और 8 5 40। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में 6/8, 6/8 है तो इसको सोल्व आउट करोगे तो पॉइंट लग गया, पहले क्या लग गया, पॉइंट, तो 60 हो गया और 8 चौका 60 हो गया, तो 8 7 56, 8 7 56 आ जाएगा अभी। तो
56 बचेगा 4 40 8 5 40। तो समतुल्य भिन्न कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे देखो पॉइंट 75 और यहाँ पे भी पॉइंट 75 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 3/4 और 6/8, ये दोनों क्या है भी आपके समतुल्य भिन्न है भी, ये दोनों समतुल्य भिन्न है। तो देख लो भी कौन से के अंदर बी ऑप्शन में 3/4 और 6/8 समतुल्य भिन्न आगे। अब देखो भी 24 के सभी गुणनखंड का माध्य आपको ज्ञात करना है। 24 का सभी गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब होता है 24 किस किस संख्या से डिवाइड हो रहा है। 24 है वो एक संख्या से डिवाइड हो रहा है, एक का भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जा रहा है, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जा रहा है, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा। उसके बाद में आगे आपका ओनली फॉर 24 का ही जाएगा। फिर अब देख लो भी क्या करना है, गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करना। तो कितना है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो सभी का योग कर दो, सभी का आप योग कर दो। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितना हो जाएगा? ये 24 और 12 36, और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं 36, और उसके बाद में 8 और 6 14, और 14 और 4 18, और 18 और 3 21, 21 और 2 18 और 3 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे? 23, 23 और 1 24। तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा? 0, और ये हो जाएगा आपके पास में 3 और 2 5 और 1 6, यानी 60 आ गया। इसका राशियों का योग कितना आ गया? 60, और राशियों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो 8 का भाग लगा दो इसमें, तो 56 और 4 40 8 5 40, तो 7.5 आ जाएगा भी। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, एक आयत की लंबाई 40% की वृद्धि की जाती है। एक आयत की लंबाई के अंदर है वो 40% की वृद्धि की जाती है। चौड़ाई को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल वही रहे? अब देखो भी 40% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसको क्या लिखोगे? 4/10, और इसको और थोड़ा सा सोल्व आउट करोगे तो 2/5 लिखोगे। 2/5 यानी पहले इसकी लंबाई क्या थी भी? 5 थी, और अब 2 बढ़ गई तो कितनी होगी? 7 होगी। ये बात है भी, पहले इसकी लंबाई कितनी थी? 5 थी, और अब 2 बढ़ गई, तो अब लंबाई कितनी होगी? 7 होगी। अब देखो भी, अब इसको कम करना है, कम करना है यानी वापस आपको क्या करना है? वापस आपको 5 बनाना है। वापस आपको 5 बनाना, तो आपको कितना कम करना पड़ेगा? 2 कम करना पड़ेगा। भी 7 में मैं कितना कम करूंगी? 5 हो जाए, तो 2 कम करूंगा। और किस में से कम कर रहा हूं? 7 में से कम कर रहा हूं, अपॉन में 7, और प्रतिशत याद करना है तो इंटू 100, तो यहां पे 200/7 आ जाएगा भी। 200/7 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 200/7% आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भी, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में ए बी और सी का अनुपात आपको दे रखा है 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं भी। अब 1 वर्ष के बाद में ए अतिरिक्त 4600 रुपए निवेश करता है और बी 3400 रुपए निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात है वो 6:4:7 के अनुपात में बदल जाता है। आरंभ में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था, ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी, मैं मान लेता हूं भी ए बी और सी। अब मैंने माना भी ए ने प्रारंभ में 5x राशि लगाई थी, बी ने प्रारंभ में 4x राशि लगाई थी, और सी ने 8x लगाई थी, ये मान लिया। अब देखो भी 1 साल के बाद में पहले 5x थी ए की राशि, और उसने क्या कर दिया अभी 4600 रुपए उसमें और ऐड कर दिया अभी, तो उसकी राशि अब इतनी हो जाएगी। उसके बाद में बी की राशि कितनी है? 4x है, और इसने क्या कर दिया अभी 3400 निकाल लिया। 1 वर्ष के बाद में 3400 निकाल लिया। सी का कोई जिक्र है नहीं, तो सी को आपको लेके ही नहीं आना भी। बराबर में उसका अनुपात कितना हो जाता है? 6:4:7 हो जाता है। तो आपको तो ए और बी का चाहिए। ए और बी का अनुपात कितना? 6:4 है। इसको थोड़ा सा और सोल्व आउट करोगे तो ये जो 3:2, भी इसको सोल्व आउट कर लिया, 2 से काट दिया, 2 3 6 और 2 2 4। अब इसका वज्र गुणा कर दो भी, वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 10x प्लस में, और 6 2 12 और 4 2 8 और 1 9 9200, बराबर में आपके पास में 4 3 12x, और माइनस में 3 चौके 12 3 3 9 और 1 10, और यहाँ पे 00। अब देखो भी ये 10x है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 2x। ठीक है, ये 10,200 है, इधर जाएगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 9200 आगे है ही आपके पास में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 00 का 00 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 2 और 2 4, और फिर 9, और फिर आ जाएगा आपके पास में 1, यानी 19,400 आ जाएगा। अब x का मान आपके पास में कितना आ गया? तो x का मान आपके पास में 19,400 के अंदर 2 का डिवाइड करोगे तो x का मान आपके पास में आ जाएगा 2 नीम 18, 2 7 14 और 9700 रुपये आ गया भी, यानी x का मान 97 आ गया। x आपने क्या माना था भी? उनकी राशि मानी थी 5x 4x।
आपको ए का बताना है तो ए का यहां पे अनुपात कितना है 5x है, तो 5 से गुणा कर दो भी, 5 से गुणा करोगे तो डबल 0 5 आता 35, 3 और 45, 45 और 3 कितने हो जाएंगे 48, तो 48,500 आ जाएगा भी, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी लाभ लाभांश और बोनस, लाभ लाभांश और बोनस, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखो भी ये बन गया लाभ का, यानी आपका लाभांश है और आपका बोनस है, दोनों लाभ के अंदर आते हैं भी, दोनों हाँ लाभ के अंदर ही आते हैं, तो ये आपका क्या बन गया, बड़े वाला आपका लाभ का बन गया अभी, ठीक है। और कुछ लाभांश ऐसे होते हैं या फिर कुछ बोनस ऐसे होते हैं जो लाभांश के अंतर्गत आते हैं, कुछ जो आपके बोनस है वो ऐसे होंगे जो किसके अंतर्गत आएंगे, लाभांश के अंतर्गत आएंगे, और कुछ जो आपके लाभांश ऐसे होंगे जो बोनस के अंतर्गत आएंगे भी, बोनस के द्वारा आपको मिला हुआ होगा, लेकिन दोनों होंगे क्या लाभ भी, बोनस मिलेगा तो भी आपको लाभ होगा और लाभांश मिलेगा तो भी आपको लाभ होगा, तो इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे कौन सी आकृति आएगी, यहां पे कौन सी आकृति आएगी ये बताना है। देखो भी इसके अंदर अगर यहां पे बात करें तो यहां पे अब इसके अंदर देखो भी ये तो नहीं हो सकता, बी ऑप्शन कट कर दिया क्योंकि बी के अंदर है वो क्या है, एक है यहां पे वर्त बना हुआ है, ये देखो ये, और यहां पे कहीं पे भी वर्त नहीं है भी इसके अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अंदर भी वर्त बना हुआ है तो ये भी नहीं हो सकता भी। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन बच गए दो, अब ऑप्शन ये दो बच गए, तो इसके अंदर देखो भी ये नहीं है, ये वाला जो सर्कल है ये देखो हाफ सर्कल है ना, यहाँ पे ये सर्कल सा है, ये सर्कल इसके अंदर नहीं है भी, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ही डी बचा है भी, ऑप्शन ही डी बचा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, अब यहां पे चिन्ह को चेंज करना है, चिन्ह को चेंज करना है तो 252 भाग आपके पास में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई को क्या कर रहा है ये, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, तो 9 और उसके बाद में माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई 5 और प्लस का अर्थ क्या है माइनस 32 और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस 92। अब देखो भी इसके अंदर अब 9 से काटोगे इसको तो ये आपके पास में कितनी बार कट जाएगा, 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 9 2 18, 9 3 27 ज्यादा हो जाते हैं, 9 2 18 बच गया कितना भी 7 72 9 8 72 यानी 28 आ गया। 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40 4 और 5 2 10 और 4 14 यानी 140, माइनस का 32 और प्लस का 92 आना चाहिए, तो आपके पास में बनेगा कितना 2 और ये हो जाएगा आपके पास में 14 और 10 कितने हो जाएंगे 24, यानी आपके पास में 232 माइनस में 32, तो आपका मान कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा भाई, तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो भी 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी की बहन है, यानी ए है ना ये बी की बहन है, बी की बहन है, आगे इसने बोला भी सी बी की मां है, सी है ना ये बी की मां है, तो सी बी की मां है तो सी है वो ए की भी मां होगी भी, ए की भी मां हो जाएगी। आगे इसने बोला भी डी है ना वो सी का पिता है, डी है ये सी का पिता है भी, ये लो सी का पिता हो गया। आगे इसने क्या दे रखा है ई डी की मां है, ई है ना ये लो ई है वो डी की मां है भी, ई है वो डी की मां है। आपको बताना भी ए और डी का क्या रिलेशन है, ए और डी का क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, यानी ए है वो डी के क्या लगेगा, देखो भी अब ये मां है, मां का पिता क्या लगेगा आपको, यानी आपकी मां के पिता आपके क्या लगता है, तो नाना लगता है भी। यहां पे तदनुसार ए का डी से क्या संबंध है, तो देखो भी ये सी है वो दोनों की मां है और सी का पिता कौन है, डी है, तो डी है वो ए का भी नाना लगेगा और डी है वो बी का भी नाना लगेगा, लेकिन इसने ए का डी से क्या संबंध है ये बताना है। यहां पे ए क्या लगेगा डी के, तो ये हो जाएगा आपका नतनी हो जाएगा फिर इसमें, यानी दादा ही नहीं हो सकता, दादी भी नहीं हो सकता और पोता भी नहीं हो सकता, ठीक है, दादा पोते का तो रिलेशन है ही नहीं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नतनी हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा अभी, नातिन बोलते हैं ना जिसको, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी सभी चिड़िया है, सारी की सारी जो चिंटी है वो क्या है, किस में आ जाएगी, चिड़ी में आ जाएगी, तो ये लो चिड़ी, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, सभी चिड़िया मक्खियां हैं, तो सारी की सारी जो चिड़ी है वो किस में आ जाएगी, मक्खी में आ जाएगी, तो ये लो मक्खी, ठीक है, मक्खी आ गई। उसके बाद में कुछ चिड़िया स्तनपायी है, कुछ जो आपकी चिड़ी है ना ये चिड़ी है वो स्तनपायी है, तो यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं भी, ये चिड़ी वाला डायग्राम है
और ये 57 पाई वाला डायग्राम है वो कट करेगा इस प्रकार से, तो ये लो 57 पाई आ गया। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या बोला, निष्कर्ष क्या निकाला, देखो सभी चिंटियां मक्खियां हैं, सारी की सारी जो आपकी चिंटी है, ये सारी की सारी चिंटी है वो मक्खी वाले डायग्राम में आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। भी चिंटी है वो सारी की सारी मक्खी में आ रही है, तो इसका मतलब ये बात सही है। और कुछ मक्खियां स्तनपाई है, कुछ जो आपकी मक्खी है वो स्तनपाई वाले डायग्राम में आ रही है। देखो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन कर रहा हूं, वो सारी की सारी जो आपकी मक्खी है ना वो स्तनपाई के अंदर आ रही है भी, तो बिल्कुल सही है। ये भी कुछ मक्खी है वो स्तनपाई में आ रही है, और सभी स्तनपाई है वो मक्खियों में आ रहा है क्या, सारा का सारा स्तनपाई मक्खियों में नहीं आ रहा भाई, कुछ स्तनपाई मक्खियों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा सही है भी, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला है भी ए पंक्ति के आरंभ से 100वें स्थान पर खड़ा है तथा ए और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं या फिर 3 व्यक्ति हैं, बी ए के बाद खड़ा है, बी है ना वो ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 3 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो पंक्ति के आरंभ से बी का कौन सा स्थान होगा। देखो भी आगे से ए खड़ा था 100वें स्थान पर, और ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 3 व्यक्ति खड़े हैं, तो ये ए है, और इसने बोला भी बी है ना वो ए के बाद खड़ा है, तो बी यहां पे आ जाएगा भी। अब इसमें मेरे को बताओ भी आगे से बी का स्थान कौन सा हो जाएगा, भी 3 इसके बीच में खड़े हैं और ए का 100वां स्थान है, तो इसका मतलब क्या है, फिर चौथा कौन हो जाएगा, चौथा बी हो जाएगा, तो इसका मतलब 104वां स्थान हो जाएगा भी। अब आगे से क्या कर रहा है, ये 30 व्यक्ति हटा रहा है, आगे से 30 व्यक्ति हटा रहा है, तो 30 व्यक्ति हटा दो भी, माइनस कर दो तो 4 और 10 में से 3 जाएगा तो 7, 74। तो यहां पे बी का आगे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 74वां स्थान हो जाएगा भी, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी यदि किसी चालक के शिरों के बीच विवांतर को आधा कर दिया जाए तो इनमें से बहने वाली धारा का मान क्या होगा, या फिर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है भी विवांतर वी समानुपाती होता है आई के, यानी धारा के समानुपाती होता है भी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए भी। ओम के नियम से वी समानुपाती है आई के, वी समानुपाती आई का मतलब क्या है भी, यानी जितना आप विवांतर को घटाओगे उतनी ही आपकी धारा घट जाएगी, जितनी आप धारा को बढ़ाओगे उतना ही आपका विवांतर बढ़ जाएगा। ये आपका ओम के नियम से भी, ओम का नियम है, ठीक है, ओम का नियम है। तो यहां पे आपके पास में इसने क्या किया भी, विवांतर को आधा कर दिया, विवांतर को आधा कर दिया तो धारा भी आपकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जो रिलेशन यहां पे आप विवांतर के साथ में कर रहे हो, विवांतर को दुगना कर रहे हो, तो विवांतर दुगना कब हो सकता है, जब आप धारा को दुगना करोगे। धारा दुगनी होगी तो 2 शिरों के बीच में विवांतर दुगना होगा। अब विवांतर को आधा करे हो तो विवांतर आधा कब हो सकता है, जब आप धारा को आधा करोगे, तो यहां पे धारा क्या आ जाएगी भी, आपकी आधी हो जाएगी। आगे देखो भी 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 प्रति सेकंड है तो ध्वनि तरंग की लंबाई 1 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर की तरंगदैर्ध्य 80 सेंटीमीटर है तो उसके स्वर की आवृत्ति क्या होगी, यह आपको बताना है। अब देखो भी इसका एक रिलेशन होता है, λ1 n1 बराबर होता है λ2 n2। ये आपका यहां पे फॉर्मूला लगेगा। लैम्डा यहां पे क्या है, लैम्डा यहां पे तरंगदैर्ध्य है, यानी तरंगदैर्ध्य को लैम्डा के द्वारा शो किया जाता है। अब यानी पहले n1 यहां पे क्या है, आवृत्ति है, और यहां पे आपकी जो लैम्डा तरंग यानी ध्वनि तरंग की लंबाई, ध्वनि तरंग की लंबाई का मतलब हो गया ये तरंगदैर्ध्य दे रखा है इसने। तो पहली कंडीशन के अंदर है वो लैम्डा कितना है, तो 1 मीटर है, 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर है, इनटू पहली कंडीशन में आवृत्ति कितनी है, 400 है, बराबर में दूसरी कंडीशन के अंदर है वो आपको लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य दे दिया 80 सेंटीमीटर, और आपको आवृत्ति ज्ञात करनी, तो इसको मान लो x, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास में हो जाएगा 100 इंटू 400 अपॉन में 80, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 5 40 यानी 50, और 50 इंटू 10 यानी x का मान आपके पास में आ गया 500। कितना आ गया अभी, 500 आ गया, 500 हर्ट्ज, यानी आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इससे क्या कहा जाता है। अब देखो भी अपघटन अभिक्रिया ना, अपघटन अभिक्रिया आपकी 3 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, इससे अपघटन अभिक्रिया को आप क्या बोल सकते हो, वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हो भी, वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हो। अब अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है भी, एक तो आप सूर्य का प्रकाश दोगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के अंदर वो आप अपघटन करवा सकते हो। ठीक है,
दूसरा आप है वो ताप, अपने ताप देकर के, ताप का प्रयोग, ताप का प्रयोग देकर के करके आप है वो अपघटन करवा सकते हो। और तीसरा है आप विद्युत का, तीसरा है विद्युत का प्रयोग करके, विद्युत का प्रयोग करके आप अपघटन करवा सकते हो। अब यहां पे सूर्य का आप सूर्य के प्रकाश का यूज करोगे तो जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बताऊं, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दो तो Ag इसमें अलग हो जाएगा, Cl इसमें अलग हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया होती क्या है? अपघटन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर एकल अभिकर्मक ऊष्मा पाकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। जैसे AgCl है, सूर्य के प्रकाश में क्या बनेगा, ये Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश में जो होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ताप के द्वारा, जैसे अपने पास में है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, अब इसको हमने क्या है गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है, आपने ताप दिया इसको, इसीलिए ये क्या है, तापीय अपघटन अभिक्रिया हो गया। और दूसरा आपने विद्युत अपघटन करवाया, जैसे आपके पास में जल है, जल के अंदर आपने विद्युत अपघटन करवाया तो जल में हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और प्लस में ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, आपने विद्युत के द्वारा करवाया इसको अलग, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी भी। तो आपका पूछा यहाँ पे ताप का प्रयोग करके है तो सी ऑप्शन हो जाएगा भी। तीनों चीजें क्लियर हो गई आपको। आगे देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन है 100 सेंटीग्रेड। 100 सेंटीग्रेड का मान फारेनहाइट के अंदर आपको बताना क्या होगा। आपको पता है भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, ठीक है। और ये कहां से शुरू होता है, तो ये 32 डिग्री फारेनहाइट से शुरू होता है भी, 32 डिग्री फारेनहाइट से और कहां तक जाता है, 212 डिग्री फारेनहाइट तक जाता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहां पे सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट होता है और फारेनहाइट के अंदर वो 212 होता है। अगर आप फॉर्मूले से याद करना चाहो तो इस प्रकार से याद कर सकते हो भी, C/5 यानी सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में फारेनहाइट माइनस में 32 अपॉन में 9, ये फॉर्मूला होता है इसका। और कंप्लीट फॉर्मूला ये होता है भी बराबर होता है र्यूमर बटे 4 और बराबर होता है आपके पास में केल्विन माइनस में 273 बटे 5, ये फॉर्मूला होता है इसका कंप्लीट का भी। आप केल्विन को र्यूमर में चेंज कर लो, र्यूमर को सेंटीग्रेड में चेंज कर लो, फारेनहाइट को केल्विन में, किसी में भी चेंज कर सकते हो। अब अपने को क्या करना है, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करना है, तो अपने में इन दो के अंदर रिलेशन लेके आना है। तो सेंटीग्रेड कितना है, 100 सेंटीग्रेड है तो 100/5 बराबर में फारेनहाइट कितना है आपको पता नहीं है, फारेनहाइट x मान लो और माइनस में 32 अपॉन में क्या है भी 9 है, इसको काट दो, 5 एकम 5 और 20 100 और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 180, 180 बराबर में x माइनस में 32। अब ये 32 प्लस माइनस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और 180 प्लस में 32 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 और 1 और 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में x का मान आपके पास में 212 आ गया, जो कि राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी यदि किसी परिपथ के किसी बिंदु से, यदि किसी परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित किए जाते हैं तो इससे बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। आपको पता है भी Q बराबर क्या होता है, IT होता है भी, Q बराबर IT होता है। और यहां पे क्या पूछा है इसने, विद्युत, यहां पे इसने पूछा है भी बहने वाली, इससे बहने वाली विद्युत धारा का मान, I का मान पूछा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा Q/T, Q/T। Q का मान कितना है 20 है और T का मान 1 सेकंड है, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 20 एम्पियर आ जाएगा, 20 एम्पियर आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें आपको बताना भी एक अवतल दर्पण इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित विवर्धित, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित या फिर इसे विवर्धित भी बोल सकते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। तो प्रतिबिंब कहां स्थित होगा ये आपको बताना है। देखो भी आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है, m बराबर होता है -v अपॉन में u, ये फॉर्मूला होता है दर्पण के अकॉर्डिंग। अब यहां पे इसने क्या बोला, अभी 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, m का मान आपके पास में -3 आएगा, यानी 3 गुना है तो इसका मतलब m का मान 3 आ गया। अब -3 आएगा या फिर +3 आएगा ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको करवा चुका हूं, क्योंकि -3 है ना, वो क्या दर्शाता है, तो माइनस का मतलब होता है प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। अगर आपका आवर्धन माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है। और अगर आपका आवर्धन प्लस में है तो इसका मतलब क्या, आपका प्रतिबिंब है
वो आभासी है। तो यहां पे इसने वास्तविक प्रतिबिंब दे रखा है, तो इसका मतलब अपन आवर्धन माइनस में लेंगे। बराबर में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अभी दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है और दर्पण के पीछे है वो आभासी बनता है। तो दर्पण के सामने की दूरियां सारी की सारी कैलकुलेट करते हैं अपन नेगेटिव में। तो फॉर्मूले का आपका माइनस तो पहले से लगा हुआ है, लेकिन यहां पे माइनस का v और आ जाएगा। अपॉन में आपके पास में जो वस्तु रखी होती है वो दर्पण के सामने रखी होती है, दर्पण के सामने की दूरी अपन नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं, तो नेगेटिव। तो देखो भी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे v बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। तो v क्या होता है, v प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u आपका होता है बिंब की दूरी या फिर वस्तु की दूरी। तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो वो आपका हो जाएगा गोदावरी नदी है, वो उन तीनों नदियों में से नहीं है भी। यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये क्या करते हैं, ये उत्तरी मैदान है, उत्तर भारतीय मैदान है, उसका निर्माण करती है भी। सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, लेकिन गोदावरी है वो दक्षिण के अंदर है। गोदावरी नदी है वो दक्षिण के अंदर है, और इसे क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है भी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यह ध्यान में रखना। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो कावेरी को कहा जाता है, वो कावेरी को कहा जाता है। और गोदावरी नदी है ना, ये आपकी पूर्व की ओर बहती है, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, ये पूर्व की ओर बहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 के अंदर। और उसके बाद में नर्मदा और तापी नदियां हैं, ये आपकी पश्चिम की ओर बहती है भी, ये आपकी पश्चिम की ओर बहती है। ये चीजें ध्यान में रखना आप। उसके बाद में आगे चलो भी, सेम पुस्तक के लेखक कौन है, सेम पुस्तक के लेखक कौन है, तो 19 नंबर क्वेश्चंस के अंदर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी है, ये सेम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र बनने की योजना है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करो, कैसे करोगे, देखो भी 64 है ना, ये 64 है वो 8 के रूप में बाहर आ जाएगा भी। इसने इस प्रकार से लिख रखा है भी 248, फिर क्या है प्लस है, और फिर रूट 56, और फिर क्या है प्लस है, और फिर आपके पास में क्या हो जाएगा 64 64 है वो आपके पास में 16 ये 8 के रूप में बाहर आ जाएगा भी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 56 प्लस में 8, 56 प्लस में 8 क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा, फिर वापस 64 बन जाएगा भी। अब 64 है वो फिर वापस 8 के रूप में बाहर आ जाएगा भी, और फिर ये बन जाएगा 248 प्लस में 8, 248 प्लस में 8, ये आपके पास में कितना बन जाएगा 256, यानी रूट 256, और रूट 256 है तो वो आपका 16 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 269 उर्वरक बैगों का औसत वजन है वो 69 केजी है। यदि बॉक्स का वजन जिसमें उर्वरक बैग रखा हुआ है, यानी एक बड़ा बैग है, इसके अंदर है वो आपके उर्वरक बैग रखे हुए हैं भी, इसके अंदर कितने 269, ठीक है, और शामिल किया गया, यानी इस जो बाहरी बैग, बड़े वाला जो बैग है, इसका वजन है वो शामिल कर लिया गया, तो प्रत्येक उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में 0.7 किग्रा की वृद्धि होगी। अब बॉक्स का वजन बताना है आपको कितना होगा भी, सभी के वजन के अंदर है वो क्या हुआ 0.7 की वृद्धि होगी, 0.7 की वृद्धि होगी, यानी कितने में 0.7 की वृद्धि कब हुई, जब बड़े वाले बॉक्स का वजन आपने ऐड किया। तो इसका मतलब क्या हो गया अभी, टोटल आपके पास में 269 बैग है, और प्रत्येक के अंदर वो 0.7 की वृद्धि हुई, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 269 के अंदर कितनी वृद्धि होगी वो आपको पता लग जाएगा, और वही आपका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 9 7 63 3 और दशमलव, उसके बाद में ये 6 और 42 और 6 48, यानी 4, और फिर 14 और 4 18, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 188.3 किग्रा है वो बड़े वाले बैग का वजन आ जाएगा भी। आगे देखो, इसने पूछा है भी 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। इसका देखो भी एक फॉर्मूला आता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू
HCF ये परफॉर्मा होता है इसका। अब यहां पे आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं दे रखी, लेकिन एक संख्या ज्ञात करने की हिंट दे रखी है, लेकिन आपको एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है। दूसरी संख्या इसने बोला भी एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है। कोई संख्या है, उस संख्या को मैंने क्या है 2 से विभाजित कर दिया। कोई संख्या है, उस संख्या को मैंने क्या कर दिया भी, मैंने वो संख्या मान ली x है और इस x को मैंने 2 से विभाजित कर दिया और यहां पे आपके पास में भागफल क्या आ गया 10 आ गया। चीजें समझ में आ गई। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या x बराबर ये 2 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो x बराबर 20, तो वो संख्या आपके पास में 20 आ गई। अब देखो भी पहली संख्या आपके पास में एक संख्या 20 होगी, दूसरी संख्या को आप x मान लो और बराबर में आपके पास में 60 इंटू 5, 60 इंटू 5, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, तो 20 या 60 और 3 5 15, तो दूसरी संख्या आपके पास में 15 हो जाएगी। राइट आंसर क्या हुआ, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 200 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। 45 मिनट बाद में स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 35 किलोमीटर पर घंटे की गति से दूसरी ट्रेन चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी किलोमीटर में, आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ती है, यानी दोनों क्या है एक दूसरे की ओर आ रही है, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी। तो 200 प्लस में 35, तो यहां पे सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, तो सापेक्ष चाल है वो आपके पास में 235 हो जाएगी। ये आपकी सापेक्ष चाल आ गई। अब देखो भी बात यहां पे सापेक्ष चाल निकालने की नहीं है, सापेक्ष चाल बगैर निकाले भी अपन इसको कर सकते हैं। देखो अब स्टेशन ए से पहली ट्रेन है ना वो 45 मिनट पहले चली है, अब इसको साथ में चलाना पड़ेगा आपको, यानी ट्रेन स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है और स्टेशन बी से जो ट्रेन चली है उन दोनों को आपको क्या है पहले चलाना, साथ में चलाना पड़ेगा, एक ही टाइम चलाना पड़ेगा। अभी तो मैं क्या करता हूं भी, इस जो स्टेशन ए से जो ट्रेन चली है ना इसको मैं क्या करता हूं 45 मिनट बाद में चलाता हूं भी, ठीक है। तो यहां पे ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन ए और ये स्टेशन बी है, तो मैंने मान लिया भी वो यानी 60 किलोमीटर पर घंटा, 200 किलोमीटर पर घंटा ये चाल है, तो 60 मिनट के अंदर 200 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, तो 200/60। आपको क्या ज्ञात करना, आपको तो 45 मिनट का पता है, 45 मिनट में वो कितनी चली, तो इंटू 45 कर दो भी, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60 और 4 से 4 5 20 है, तो ये आपके 50 इंटू 3 यानी 150, यानी 45 मिनट के अंदर वो ट्रेन है वो 150 किलोमीटर चल गई। अब मैं है वो क्या करता हूं, टोटल दूरी आपके पास में 855 किलोमीटर है, 855 किलोमीटर के अंदर से मैं क्या करता हूं 150 माइनस कर देता हूं, तो 150 माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना बचेगा, 5 और 0 और 7 यानी 705 किलोमीटर आ गया। यानी अब मैं क्या करता हूं भी, अब अपने पास में बन गया ये क्वेश्चन भी, स्टेशन ए से जो ट्रेन चलती है और स्टेशन बी से जो ट्रेन चलती है वो दोनों एक ही समय चलती है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जो 45 मिनट पहले चली थी ना 150 किलोमीटर, वो हमने क्या है टोटल दूरी में से माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखो भी 705 किलोमीटर की दूरी है वो कितने घंटे के अंदर कवर कर लेगी, सापेक्ष चाल तो 235 है, तो 235 का आप इसमें भाग लगा दो भी, सापेक्ष चाल एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, तो 750 किलोमीटर की दूरी 750 नहीं 705 किलोमीटर की दूरी है वो 235 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कितनी घंटे के अंदर कवर कर लेगी, तो 3 घंटे के अंदर कवर कर लेगी भी, 3 घंटे के अंदर कवर कर लेगी। अब आपको स्टेशन ए से बताना है, स्टेशन ए से कौन सी चली है 200 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलिए, तो देख लो भी 3 घंटे में कितनी चलेगी, तो 200 इंटू 3 यानी 600 किलोमीटर चलेगी। लेकिन 45 मिनट वो पहले भी तो चली है, 45 मिनट पहले चली है, तो इसका मतलब 150 और जोड़ दो इसमें, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 750 किलोमीटर, यानी ए से वो 750 किलोमीटर दूर मिलेगी। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसने बोला भी P और Q अलग अलग किसी काम को 16 और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि P काम शुरू करता है और P और Q एक एक दिन बाद काम करते हैं, तो यहां पे आपको बताना काम कितने दिन में पूरा होगा। ये P है आपका और ये Q है। अब यहां पे देखो भी ये 16 दिन में करता है काम, ये 12 दिन में करता है, एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, 16 तिया 48 और 12 चौके 48। अब ये क्या करते हैं भी, एक दिन है वो P काम करता है, फिर दूसरे दिन है वो Q काम करता है, साथ में काम नहीं करते। अब एक दिन P एक दिन में 3 काम करता है, Q एक दिन में 4 काम करता है, तो यहां पे एक दिन पहले P गया तो 3 काम करके आ गया, फिर दूसरे दिन Q गया तो 4 काम करके आ गया, तो 2 दिन के अंदर टोटल दिन हो गए 2 दिन के अंदर 7 काम हो गया। अब 7 को आप 2 दिनों के अंदर 7 काम हो गया, 7 को आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए
या तो 48 आ जाए या फिर 48 से कम आ जाए। टोटल काम आपके पास में 48 है, तो मैं इसको क्या करता हूं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 42 काम है वो 6 से मल्टीप्लाई इसको किया तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 दिन के अंदर है वो 42 काम हो गए। 12 दिन के अंदर 42 काम हो गए। अब जिसने शुरू किया था ना उसने ही क्या है दोबारा शुरू करेगा, तो पी से शुरू करता है, तो पी है वो आगे अगले दिन पी काम करेगा तो 3 काम कर देगा, और दिन कितने हो गए 13 टोटल। ठीक है, तो यहां पे 42 और 3 45, यानी 13 दिन के अंदर है वो कितने काम कर देगा, 13 दिन के अंदर 45 काम हो जाएंगे। अब आगे काम करवाना कितना है, टोटल 48 करवाने 45 हो गए, तो इसका मतलब 3 काम करवाना है, और करेगा कितना 4 काम करेगा, क्योंकि क्यों कर रहा है तो 4, तो ये हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन। लेकिन आपको यहां पे 3/4 दिन नहीं दे रखा भी, 3/4 दिन नहीं दे रखा, तो यहां पे देखो भी 3 के अंदर भाग लगा दो किसका 4 का, तो ये हो जाएगा 13.30 हो गया, 4 7 28 और 4 5 20, तो ये आ जाए 13.75 डेज के अंदर, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे इसने बोला भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए ना उसको लास्ट में पढ़ो। व्यक्ति कहां खड़ा होगा, तो व्यक्ति तो जमीन पर खड़ा होता है, जमीन यानी फर्श, तो यहां पे इसने क्या बोला है फर्श को क्या बोल रहा है, फर्श को छत बोल रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति छत पे खड़ा होगा। अभी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लास्ट में पढ़ा करो, लास्ट वाली पंक्ति पढ़ा करो। व्यक्ति कहां खड़ा होता है, तो व्यक्ति जमीन पे खड़ा होता है। अभी जमीन यानी फर्श, तो फर्श को क्या बोलता है, छत बोलता है, तो इसका मतलब छत पे खड़ा होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 27 नंबर क्वेश्चन में बोला भी एक पास से 1 से 6 तक संख्याएं दे रखी है, तो आपको 1 का विपरीत बताना है। भी मैं इसके अंदर यहां पे पहला ये पासा और ये 2 पासे है वो यहां पे कॉमन लेता हूं इसके अंदर, तो इसमें देखो भी 4 5 से 4 5 कैंसिल हो गया, बच गया क्या, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा 6 होगा, तो राइट आंसर क्या होगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। भी जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे भी। ठीक है, अब देखो भी 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला भी W प्लस में X बराबर क्या होता है Y प्लस में Z होता है भी, यानी W और Z को W और X का योग है वो Y और Z के बराबर है। अगली कंडीशन इसने क्या दे दी, अगली कंडीशन इसने दे दी भी W प्लस में Z का योग है वो ज्यादा होगा किससे, X प्लस Y से, X प्लस Y से ज्यादा होगा, यानी W और Z का योग, W और Z का जो योग है ना वो X प्लस Y से क्या होगा ज्यादा होगा। अब इसने बोला भी तो निम्नलिखित में से क्या निश्चित रूप से गलत है। अब मेरे को बताओ भी दोनों का योग इन दोनों के बराबर है, अब इन दोनों का योग अब इन दोनों से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है भी यहां से Z से X बड़ा है क्या, भी आपका Z है इससे X बड़ा है या फिर X से भारी है क्या, Z है ये आपका X है वो Z से भारी है क्या, X है आपका वो Z से भारी है क्या, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे अगर Z से X भारी होता, भी ये आपका X है Z से भारी होता तो ये मान ये बात नहीं होती, फिर बात कौन सी होती, फिर ये होती भी W प्लस में Z है उससे भारी होगा X प्लस Y, ये बात होनी चाहिए थी भी, लेकिन ये तो उल्टी होगी, यानी आपने X को यहां से यहां पे लेके आए और Z को यहां से यहां पे लेके आए, तो इसका मतलब भार ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया भी X का भार फिर कम है Z से X का भार कम है, और ये बोल रहा है भी X का भार है वो Z से ज्यादा होना चाहिए, तो ये बात निश्चित रूप से गलत है। ठीक है, उसके बाद में अगला देखो W का भार है वो X से बड़ा है क्या, W का जो भार है वो X से ज्यादा है क्या, ये W है इसका भार X से ज्यादा है क्या, हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से अपन नहीं बोल सकते भी, निश्चित रूप से अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे W का कोई रोल नहीं है, W पहले था वहीं पे है भी, लेकिन हमने क्या है चेंज किया X और Z को, X और Z को चेंज किया तो क्या हुआ ये कंडीशन हो गई, तो यहां पे आपके पास में W का भार X से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से अपन नहीं बता सकते। उसके बाद में देखो भी Y से W बड़ा है क्या, Y जहां पे था वहीं पे है और W जहां पे था वहीं पे है, इनका कोई आपस में रोल ही नहीं है भी, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसके बाद में Z से आपका Y बड़ा है क्या, Z से आपका Y बड़ा है क्या, तो ये हो सकता है भी, क्योंकि Z से Y, ये देखो भी Y आपका यहां पे है और Z को जैसे ही हमने क्या किया W की ओर खिसकाया, Z को जैसे ही हमने क्या किया W की ओर खिसकाया तो Y भार है वो ज्यादा हो गया भी, Y का जो भार है वो ज्यादा हो गया, तो ये बात भी हो सकती है भी,
ये बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसके बारे में भी अपन नहीं बता सकते भी, निश्चित रूप से हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन निश्चित रूप से गलत कौन सा है, तो वो निश्चित रूप से गलत ये आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट, अब यहाँ पे निशानों को चेंज करना है। देखो भी 6 n का मतलब क्या है, तो n का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 12, l का मतलब है प्लस 14, p का मतलब है भाग 7 और m का मतलब है -5। अब देखो भी 7 से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 12 छिके 72, 72 प्लस में 2 और माइनस में 5, 72 और 2 कितने हो जाएंगे 74, और 74 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास में मान आ गया 69। कितना आ गया अभी 69, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब 30 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कथन। कथन ये है भी ABC रेस्टोरेंट में, यानी ABC एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजनों में कुछ न कुछ भारतीय मसाले होते हैं। यानी जितने भी यहाँ पे व्यंजन परोसे जाते हैं, जितने भी यहाँ पे पकवान बनाए जाते हैं, उन सभी पकवान के अंदर है वो भारतीय मसालों का यूज किया गया है। इसने बोला कुछ न कुछ भारतीय मसालों का यूज किया गया है। दूसरा इसने बोला भी इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन परोसे गए हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर है इस रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं परंतु कोई मिल्क शेक नहीं परोसा जाता। अब निष्कर्ष क्या निकल सकता है, देखो ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजन की झलक दिखाई दे सकती है क्या? बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि इसने बोला है भी ABC रेस्टोरेंट के अंदर जितने भी व्यंजन हैं उन सभी में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले हैं। तो अमेरिकी व्यंजन जो परोसा गया था उसमें भी भारतीय यहाँ पे आपका भारतीय मसाला का यूज किया गया, और फ्रांसीसी व्यंजन परोसा गया उसमें भी भारतीय मसाला का यूज किया गया भी। तो ये बात सही है। ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भी भारतीय मसाले डाले गए, तो बिल्कुल डाले गए भी, ये इसने कथन 1 के अंदर बोल रखा है। उसके बाद में ABC रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं, ये बात गलत है क्योंकि इसने बोला मिल्क शेक नहीं परोसे जाते। तो आपका पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है, इसमें पहला और दूसरा निष्कर्ष सही है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी रानी 26 किलोमीटर है वो पश्चिम की ओर चलती है भी, ये लो 26 किलोमीटर हमने पश्चिम की ओर चला दिया। उसके बाद में इसने क्या बोला, फिर वह दक्षिण दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलती है। अब दक्षिण दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलेगी, तो ये लो 15 किलोमीटर चला दिया दक्षिण दिशा की ओर। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला, फिर वह 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, तो ये लो 10 किलोमीटर है वो पूर्व की ओर चला दिया। उसके बाद में इसने क्या बोला है, और दक्षिण पूर्व की ओर 10 किलोमीटर की दिशा में चलती है, फिर वह उसी दिशा में 16 किलोमीटर और चलती है भी। तो उसी दिशा में 16 किलोमीटर और चलती है, तो 10 और 16 कितने हो जाएंगे 26, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे आ जाएगा भी। अब इसने बोला भी वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु ये है और यहां से ये कितनी दूर है, तो देख लो ये दूरी कितनी है 15 है, तो इसका मतलब 15 किलोमीटर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे इसने क्या बोला भी एक बल 1 किग्रा द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को क्या कहते हैं? देखो भी F बराबर क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है ma। F का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है ma। m यहां पे द्रव्यमान होगा मास, और a यहां पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण होगा। अब देखो भी F बराबर आपके पास में 1, यानी यहां पे मास कितना है, द्रव्यमान कितना है 1 है, और त्वरण कितना है वो भी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो F बराबर क्या आ जाएगा 1। और आपको पता है भी बल का जो इकाई है, बल की जो इकाई है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। बल की इकाई न्यूटन, तो आपके पास में 1 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 न्यूटन, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं पर एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? यानी एक बिंदु परिपथ है, उसके अंदर एक बिंदु परिपथ है, ये कोई एक विद्युत परिपथ है, सॉरी एक विद्युत परिपथ है, उसके 2 बिंदु है, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। इन दोनों के बीच 2 बिंदुओं पर एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने पर, एक इकाई आवेश है इसको स्थानांतरित करने पर किया गया कार्य क्या होता है? तो संभावित अंतर होता है। यानी 2 बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में एक इकाई आवेश है वो स्थानांतरित किया गया, यानी यहां से और यहां तक आपको एक आवेश को स्थानांतरित किया गया है। इस आवेश को स्थानांतरित किया गया, तो इससे अपन जो कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या बोलेंगे? तो संभावित अंतर बोलेंगे भी। यानी दोनों के बीच में अंतर आ गया भी, पहले एक इकाई यहां पे था भी आवेश,
और इस आवेश को यहां से उठा करके उसने और यहां तक कार्य कर दिया, तो उन दोनों के बीच में अंतर आ गया एक प्रकार से, एक आवेश का अंतर आ गया, और इसे ही क्या बोलेंगे, संभावित अंतर बोलेंगे। यानी एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब संभावित अंतर का मतलब, संभावित अंतर यानी विद्युत विभवांतर, यानी इसे क्या बोलते हैं, विभवांतर भी अपन बोल सकते हैं भी, ठीक है। तो विभवांतर को V से शो किया जाता है, आपको पता है भी W बराबर क्या होता है, VQ होता है, W बराबर VQ होता है। तो यहां पे V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर आपके पास में हो जाएगा W बटा Q, V बराबर क्या हो जाएगा, W बटा Q हो जाएगा। W यहाँ पे क्या है, कार्य है, और Q यहाँ पे क्या है, आवेश है। तो इसने क्या बोला भी, विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं पर एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है, या फिर इसे संभावित अंतर भी बोल सकते हैं, जिसे V से शो किया जाता है। और विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला है भी, घड़ी की सुई की गति होती है, तो घड़ी की सुई की गति है वो एक प्रकार से, इस प्रकार से आवर्त गति होती है। लेकिन आवर्त गति कौन सी होती है भी, वो एक सरल रेखा में इस प्रकार से सरल रूप से चलती रहती है भी, उसकी जो आवर्ती है वो बार बार इस प्रकार से होती रहती है। तो इसका मतलब वो क्या है, सरल आवर्त गति हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो एक नंबर जो ऑप्शन है 34 नंबर में क्या आ जाएगा भी, सरल आवर्त गति आ जाएगा, जो कि आपका, तो 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आप थोड़ा सा करेक्शन करना भी, यहां पे सरल यानी घड़ी की सुई की गति होती है, तो घड़ी की सुई की गति है वो आवर्त गति होती है भी, सरल आवर्त गति नहीं होती। सरल आवर्त गति है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं भी, जैसे झुल्ले की गति है, जैसे कोई झुल्ले की गति है वो क्या है, सरल आवर्त गति होती है भी। जैसे सरल लोलक की गति है वो भी एक क्या है, पेंडुलम की गति है, वो भी आपकी एक सरल आवर्त गति के अंतर्गत आ जाती है भी। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम की गति है वो भी आपकी किस में आ जाती है, सरल आवर्त गति के अंतर्गत आ जाती है। इसमें क्या होता है भी, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करती है भी, इस प्रकार से लटकती हुई क्या है, दोलन करती है। और यहां पे सुई है ना वो लटकती नहीं है, सुई है वो एक बिंदु के ऊपर लटकती नहीं है, जिस प्रकार से ये बिंदु है इसके ऊपर झूला है वो इस प्रकार से झूल रहा है भी, इस प्रकार से झूला है वो यहां पे झूल रहा है। तो ये एक बिंदु के ऊपर, ये एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करती है, और इसका त्वरण है वो हमेशा माध्यम स्थिति को निर्देश करता है। जो माध्यम स्थिति है, बीच का जो स्थिति है उस कंडीशन के ऊपर है वो निर्भर करती है। लेकिन आवर्त गति है ना, आवर्त गति है वो आपकी, आवर्त गति है वो आपकी क्या है, कोई गति जो नियमित सरल अंतराल के बाद दोहराई जाती है। जैसे घड़ी की गति है वो क्या है, ये घड़ी है, घड़ी की सुई है वो वापस क्या है, एक नियमित, यानी ये मान लो भी 60 मिनट वाली सुई है, वो क्या करती है 60 मिनट के बाद में वापस वही पथ अपना लेती है, फिर 60 मिनट के बाद में वापस वही पथ अपना लेती है। तो इसमें क्या है भी, एक निश्चित समय अंतराल होता है भी, एक नियमित समय अंतराल के बाद में क्या है, दोहराई जाती है। लेकिन झूला है वो इस प्रकार से झूला जाता है और ये इस प्रकार से दोलन करता रहता है। लेकिन इसका फिक्स, ये दोलन तो यहीं पे करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं भी पहली बार ये दोलन करता हुआ झूला यहां तक आ गया, दूसरी बार दोलन करता हुआ ये झूला पता नहीं यहां तक आएगा या नहीं आएगा, तो ये यहीं तक भी, यहां तक भी रह जाए। जिस प्रकार से पेंडुलम होता है, वो पेंडुलम होता है वो ये मान लो पहली बार है वो पेंडुलम यहां तक आया, तो दूसरी बार वो पेंडुलम जरूरी नहीं है वो यहां तक आए, दूसरी बार वो यहां तक भी आ सकता है भी, इस प्रकार से ये दोलन करता हुआ, ठीक है। तो इसमें एक निश्चित, एक प्रकार से बोले तो निश्चित समय के बाद में वही गति है वो दोबारा से दर्शाई जाती है, तो वो आपकी आवर्त गति हो जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अगले के अंदर आपको बोला गया है भी, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की जो कोशिकाएं है ना वो कहां पे पाई जाती है भी, लैंगरहैंस की कोशिकाएं, लैंगरहैंस के आइलेट्स किस भाग में किस मानव अंग में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले भी लैंगरहैंस की दीपिकाएं या फिर लैंगरहैंस की कोशिकाएं वो कहां पे पाई जाती है, तो ये छोटी आंत में पाई जाती है भी, छोटी आंत में पाई जाती है। और लैंगरहैंस के आइलेट्स है ये अग्नाशय केंद्र आ जाएंगे भी, कहां पे आ जाएंगे, अग्नाशय केंद्र आ जाएंगे। एक नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यकृत क्या करता है, यकृत सबसे बड़ी कोशिका है भी, सबसे बड़ी जो सेल है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपकी यकृत ग्रंथि है। और यकृत ग्रंथि के अंदर क्या होता है, यकृत ग्रंथि के अंदर है
एक प्रकार से पीत का स्त्राव होता है भी, पीत का निर्माण होता है, और यहां पे पीत है वो संचय कहां पे होता है, पित्ताशय के अंदर होता है भी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें भी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वो बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका है वो आपकी अंडाशय सबसे बड़ी कोशिका है, अंडाणु है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी जो कोशिका है, सबसे गतिशील कोशिका बोल सकते हैं, सबसे छोटी कोशिका है वो कौन सी हो जाएगी मानव के अंदर, तो वो शुक्राणु हो जाएगी भी। ठीक है, अब देखो भी यहां पे कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, ध्वनि संकेतों को विद्युत ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों के अंदर बदलता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोकलिया। कोकलिया है वो क्या करता है, कान का एक भाग है कोकलिया जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों के अंदर बदलता है भी। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भी, कोकलिया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है, शारीरिक गुहा होती है, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, वायु से भरी हुई होनी चाहिए भी, तो आपका साइनस हो जाएगा भी। इसे क्या बोलते हैं, साइनस बोला जाता है। एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था, तो राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था भी, राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है, तो कैलाश मानसरोवर है ये आपका तिब्बत के अंदर है भी, तिब्बत चीन में है। ठीक है, उसके बाद में इसने बोला है भी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर पीवी सिंधु को, यानी डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी जब किसी संख्या को 6875 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल है वो 95 बचता है, तो उसी संख्या को 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। जो यहाँ पे कोई संख्या है x मानोगे, उसके बाद में उसको सोल्व करोगे, इससे अच्छा ये है भी जितना शेषफल बचता है, कोई संख्या है उसको 6875 यानी 6875 से विभाजित करें तो 95 शेषफल बचता है, तो उस जो 95 शेषफल है ना, उसी में से आपको कोई संख्या 55 से, यानी उसी संख्या को 55 से विभाजित करने का बोले तो आप उसी पहले वाले शेषफल के अंदर है वो डिवाइड कर दो 55 से, तो ये आपके पास में 55 एकम 55 बच गया कितना 40, तो 40 शेषफल बच जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल है वो कितने दे रखी हैं, 4 और 5 दे रखी है, तो समीकरण आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है भी इसका एक परफॉर्मा होता है एक्स की स्क्वायर माइनस में ये होता है अल्फा प्लस में बीटा और इंटू एक्स, और ये होता है प्लस में अल्फा डॉट बीटा होता है भी। तो यहाँ पे इसको अल्फा मान लो, इसको आप बीटा मान लो भी, तो एक्स की स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 5, 4 5 20, तो ये माइनस का 20x आ जाएगा भी, सॉरी 4 और 5 9, यानी जोड़ना है आपको, अल्फा प्लस बीटा करना है, तो 4 और 5 9, तो ये हो जाएगा 9x प्लस का 4 5 20, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, बराबर इक्वल 0 कर दो भी, तो आपका यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ये समीकरण बनेगी। आगे देखो भी इसके अंदर अब इसमें बोला गया है भी इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। अब देखो भी आपको याद रखना है भी 2378 ये आपके अंक याद रखने भी, यानी किसी भी संख्या के पीछे 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8, यानी किसी भी संख्या के पीछे ये अंक मिल जाए तो वो पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं होगी भी, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो ये आपका सही नहीं है और ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको याद करना भी 98 0 1 और 90 16 ये किसका पूर्ण वर्ग है, तो 98 0 1 है वो देख लो भी, तो ये आपका हो जाएगा 9 9 81, ये बन रहा है 81 बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 9 से गया तो ये हो जाएगा आपके पास में 81, और कितना बच गया 9 जोड़ दोगे इसमें तो ये हो जाएगा आपके पास में 18, और यहाँ पे कितना बच गया 7 और 1 और 0 और 1, तो ये 9 से चला जाएगा, तो ये 99 का स्क्वायर होता है भी, 99 का स्क्वायर होता है 98 0 1, तो आपका राइट आंसर होगा। पूर्ण वर्ग कौन सा है ये आपको बताना था, तो 98 0 1 हो जाएगा भी। आगे इसने क्या बोला, यदि ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाए तो उनके बेगम आने की क्या संभावना होगी। अब देखो भी आपको पता है भी ताश की गड्डी है उसके अंदर टोटल है वो 52 पत्ते होते हैं भी,
52 पत्तों में से बेगम के कितने पत्ते होते हैं? तो बेगम के 4 पत्ते होते हैं भी। आपको पता भी, पान की बेगम होगी, एक गुलाम की बेगम होगी, एक चिड़ी की बेगम होगी और एक आपकी ईंट की बेगम होगी। टोटल 4 यहां पे 4 बेगम होती है। अब देखो भी, पहली कंडीशन के अंदर पहला पत्ता खींचा मैंने, तो पहला पत्ता खींचा तो उसकी गुलाम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो 4/52 हो जाएगी। यानी टोटल आपके पास में 4 है और उसमें से कितने में से? 52 में से। दूसरी आपके पास में कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन है वो दूसरा पत्ता मैंने खींचा भी, दूसरा पत्ता मैंने खींचा, एक तो पत्ता मैंने खींच लिया, तो आपके पास में टोटल पत्ते कितने बच गए? 51 बच गए। टोटल पत्ते एक मैंने खींचा, वो बाहर निकाल दिया, तो अब टोटल पत्ते आपके पास में 51 है। और अब गुलाम होने की बेगम होने की प्रायिकता क्या है? तो बेगम यानी एक पत्ता आपने निकाला, तो उसके बाद में आपके पास में टोटल है वो 3 संभावनाएं बची है, वापस 3 संभावनाएं बची है, तो ये हो जाएगा 3/51। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो 3/51 ये काट दो आप, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 13 चौके 52। तो यहां पे आपके पास में हो जाए 3 और 13 एकम 13 1 और 13 5 65 और 1 66। अब 3 से काटोगे 3 एकम 3 3 2 6 3 2 6 और 3 एकम 3, तो 1/221 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसने बोला भी एक्स वाई और एक्स जेड एक वर्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो मैं एक वर्त बना लेता हूं भी, ये लो एक वर्त बना लिया हमने। तो ये आपका कोई बिंदु x है, इससे इसने क्या है? एक्स वाई, ये एक्स वाई है और ये एक्स जेड, ये आपका एक्स जेड है। तो ये जेड हो गया और ये वाई हो गया, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब वर्त के बिंदु R पर ST एक अन्य स्पर्श रेखा है भी, और जो एक्स वाई और एक्स जेड को क्रमशः S और T पे काटता है। तो इसका मतलब ये आपका कोई रेखा है जो R के ऊपर क्या है? स्पर्श कर रहा है, और R के ऊपर स्पर्श कर रहा है, और ये एक्स जेड को कहां पे काट रहा है? एक्स जेड को S बिंदु पे काट रहा है, और एक्स वाई को ये T बिंदु पर काट रहा है भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी एक्स वाई 15 सेंटीमीटर है, यानी एक्स और वाई यहां से लेकर के और यहां तक की इसकी दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है भी, बाहरी बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो लंबाई में समान होती है। तो ये भी टोटल कितनी होगी? ये भी टोटल 15 होगी भी। उसके बाद में इसने क्या बोला? टी एक्स, यानी टी और एक्स, यानी ये जो दूरी है बीच की, ये जो दूरी है वो इसने कितनी दे दी? 9 दे दी। ये दूरी इसने 9 दे दी, और आपको ज्ञात करना है आर टी, यानी ये बिंदु आपको ज्ञात करना है। यहां से मैं दूसरा रंग लेके आपको बताता हूं भी, यहां पे कोई स्पर्श बिंदु है आर, और यहां से ये दूरी आपको ज्ञात करनी है। अब देखो भी, आपको पता है भी ये 9 है, तो ये आगे वाली कितनी बचेगी? 6 बचेगी भी। ये मैं बाहरी कोई बिंदु मान लेता हूं टी, और टी से अब आर, यानी टी आर और टी वाई दोनों बराबर होगी। क्यों? टी आर बराबर होगी टी वाई के। क्यों होगी? क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं अभी, ये बिंदु कोई टी है, उस टी से मैंने इस प्रकार से कोई स्पर्श रेखाएं खींची भाई, ये टी वाई और टी आर दो स्पर्श रेखाएं होगी वर्त की। तो ये 6 है, तो ये भी क्या होगी? 6 होगी। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, निष्कर्ष देखकर कौन से सही है ये आपको बताना है। अब यहां पे देखो भी, S से N बड़ा है क्या? S आपका ये रहा, और S से N बड़ा है क्या? तो S से A बड़ा है, और A से या तो N बड़ा है या फिर बराबर है। तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा? S से N बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि S से A बड़ा है। अगर A और N बराबर हैं तो भी आपका N है वो S से बड़ा होगा, और A से आपका N बड़ा है तो बड़ा होना ही है। तो इसका मतलब क्या है? S से N बड़ा है, पहली कंडीशन सही है। दूसरी देखो भी, A से D बड़ा या फिर बराबर। तो देखो भी, A से आपका N बड़ा है या फिर बराबर है, और N से आपका D बड़ा है। तो ये बात क्या है? ये बात ये होनी चाहिए थी, यानी D है ना वो A से बड़ा है भी, D है वो A से बड़ा है, बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। ये बात गलत है, ये बात इसकी क्या है? गलत है। ये असत्य, इसने बोला भी A से D या तो बड़ा है या फिर बराबर है, तो नहीं, बड़ा या बराबर नहीं है, बड़ा ही है। यहां पे तो पता लग रहा है भी, यानी A से आपका N या तो बड़ा है या फिर बराबर है A से, लेकिन N से D बड़ा है। अगर A और N दोनों बराबर हैं तो भी क्या होगा? D बड़ा होगा, क्योंकि N से D बड़ा है। और अगर A से N बड़ा है और फिर N से तो D बड़ा है ही, तो इसका मतलब आपका D बड़ा है। लेकिन ये बोल रहा है भी बड़ा या फिर बराबर, ये बात गलत है।
तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, तो 1 नंबर जो ऑप्शन है ना वो किस में आ रहा है वो देख लो भी। 1 नंबर ऑप्शन है ना वो यहां पे मत कर देना 1 नंबर ऑप्शन, ये देखो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1 नंबर ऑप्शन है वो बी ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन में आपको विज्ञापन दे रखा है भी, कथन है भी विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। यानी विज्ञापन है कोई कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। आप विज्ञापन दो, कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी, ये एक कथन है। धारणा क्या है, तो यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। यानी विज्ञापन क्या होता है, विज्ञापन कंपनी का जो कोई प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है उसके बारे में विज्ञापन निकालती है अभी। ठीक है, ऐड आपने देखे होंगे, तो वो ऐड क्या बताता है आपको, उस विज्ञापन की क्वालिटी, उस विज्ञापन के बारे में बताता है। तो विज्ञापन इसने क्या बोला भी, बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही बात है, विज्ञापन यही होता है भी। ठीक है, उसके बाद में कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा, तो यह बात गलत है भी, ये बात अपन नहीं बता सकते। आप है वो, यानी आप एक प्रकार से ये मान लो भी कोई कंपनी है, उसके जो भी प्रोडक्ट है प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप प्रत्येक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं तो आप प्रत्येक प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बात गलत है। तो यहां पे पहली धारणा है वो सही है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब 48 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी दर्पण के माध्यम से घड़ी के समय देखने पर 2:45 दिखाई देते हैं भी, 2:45 दिखाई देते हैं, तो घड़ी में सही समय क्या होगा ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे, अब इसके अंदर 2:45 का मतलब क्या होता है, 2:45 का मतलब होता है 2:45, इसको 2:45 बोलते हैं। 2:45 का मतलब होता है 3 बजने में 15 मिनट की कमी, वो 2:45 होता है भी। तो 3 बजने में 15 मिनट की कमी यानी 2:45। अब ये आपको सही समय बताना है। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है, तो आपको मैंने बोला भाई दर्पण प्रतिबिंब आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 11:60 या फिर आपको 23:60 में से क्या है माइनस कर देना, जो भी टाइम आपको दे रखा हो और आपको क्या है दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो, तो वहां पे आपको 11:60 या 23:60 में से माइनस कर दो। अगर जल की बात हो रही है, जल प्रतिबिंब की, तो आपको 5:90 और 17:90, 5:90 या तो 5:90 में से माइनस कर दो या फिर 17:90 में से माइनस कर दो। तो मैं इसको क्या करता हूं 11:60 से माइनस कर देता हूं, तो 60 में से 45 गया, 15 बच गया, और 11 में से 2 गया तो 9 बच गया। 9:15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9:15 हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 49 नंबर क्वेश्चन है, 2, 15, 4, 12, इसमें 2 श्रृंखलाएं चल रही है। देखो 2 से 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, यहां पे क्या कर रहा है ये +2 कर रहा है, तो यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा इसमें। आगे देखो 15, 15 में से 3 माइनस किया 12, 12 में से 5 माइनस किया तो ये 7 आ गया, यानी पहले 15 था, फिर 12 और फिर 7। देखो पहले 3 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया। अब देखो भी इसके बीच में 2 का गैप है और यहां पे भी 2 का गैप, तो अब क्या करेगा 7 माइनस करेगा, तो 7 में से 7 माइनस करेगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 8 और 0 आ जाएगा, यहां पे 8 तो यहां पे आ जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा अगला 50 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे आपको बताना है यहां पे क्या आएगा। देखो भी ये है 8 और 16, 8 10, यहां पे देखो भी 10 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आ जाएगा आपके पास में 60, और 9 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आएगा 72, और 72 में से 60 जाएगा तो आपका 12 बचेगा। इसी प्रकार से 8 और 7 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 56 आ जाएगा, और फिर 9 और 6 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 54 आ जाएगा, तो 56 में से 54 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा डायग्राम है वो सही है आपका। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। पहले इसने क्या किया भी, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये यहां पे पूरा फील है 90 डिग्री वाला। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या किया भी, यहां से मैं दूसरे रंग का ले लेता हूं भी, ये ले लेते हैं अपन, दिख जाएगा क्या ये। अब ये इस प्रकार से डिवाइड है भी। ठीक है, अब इसको यहां से उठा करके यहां पे लेके आ गया, इन दो के अंदर से, इधर वाला खाली हो गया ये, अब बढ़ाया नहीं है इसने,
उसके बाद में एक बार तो ये क्या कर रहा है, एक बार तो ये ज्यों का त्यों एक सर्कल यानी एक कॉलम आगे बढ़ा रहा है, और दूसरे में क्या कर रहा है, दूसरे आगे वाले में इसने क्या कर दिया, आगे वाले के अंदर है वो जितने कॉलम यहां पे भरे हुए थे ना उतने ही कॉलम काले रंग से इसने दूसरे के अंदर किया, लेकिन तीसरे के अंदर इसने क्या किया, भी एक कॉलम है वो अलग से भर दिया, इसने एक कॉलम है वो इसने अलग से भर दिया। ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार से है। ये देखो पहले 2 कॉलम भरे हुए थे, अब 3 कॉलम भर दिए और एक कॉलम आगे सरका दिया। अब आगे वाले में क्या करेगा, ये आगे वाले के अंदर कोई नया कॉलम नहीं भरेगा, ब्लैक नया कॉलम नहीं करेगा, एक कॉलम आगे सरकाएगा, ठीक है। तो अब आगे वाले में क्या करेगा, आगे वाले के अंदर है वो ये क्या करेगा, पहले में क्या किया था, एक कॉलम आगे सरकाया, दूसरे में एक कॉलम ब्लैक किया और आगे सरकाया, फिर एक कॉलम इसमें क्या करेगा, फिर इसमें आगे सरकाया, इसके अंदर वो एक कॉलम ब्लैक किया आगे सरकाया, इसके अंदर आगे सरकाया, अब क्या करेगा, एक कॉलम ब्लैक करेगा और एक कॉलम आगे सरकाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर ऊपर रहेगा, इसके ऊपर ऊपर रहेगा, तो ये आगे सरकाएगा तो ये तो कॉलम यहां पे एक कॉलम आगे सरकाएगा तो ये तो ब्लैक हो ही जाएगा, और एक नया कॉलम और ब्लैक करेगा तो इसका मतलब ये भी ब्लैक होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पूरा वर्त है वो ब्लैक हो जाएगा, आधा वर्त, पूरा आधा वर्त ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया से होते हैं। मच्छर है मलेरिया, मच्छर है वो मलेरिया फैलाती हैं, इस बात की खोज है वो किसने की थी। तो ये बात है वो सर रोनाल्डो रोस ने की थी भी। सर रोनाल्डो रोस ने इस बात की खोज की कि मलेरिया है वो मच्छर के द्वारा है वो फैलती है, या फिर मच्छर है वो मलेरिया फैलाते हैं। आगे देखो भी रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। तो रक्त के तरल भाग को अपन प्लाज्मा बोलते हैं, और रक्त का जो कणिका भाग है वो 3 प्रकार का होता है भी, जिसमें आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है और आपका प्लेटलेट्स आ जाता है। ये 3 भाग है वो कणिका रूप होते हैं, और जो रक्त का तरल भाग है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं भी। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो वहां पे आपका राइट आंसर होगा कान। कान का जो बाहरी आवरण होता है, इस प्रकार से जो बाहरी आवरण होता है, ये जो एक प्रकार से सेल सी पाई जाती है, ये क्या करती है, ये मानव शरीर का संतुलन बनाने के लिए होती है भी। मानव शरीर का आपसे पूछ ले भी कान का मुख्य कार्य क्या है, मानव शरीर का संतुलन बनाना, दूसरा कार्य क्या है, सुनना, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कान है वो संतुलन बनाता है शरीर का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। अग्नाशय के द्वारा कौन सा एंजाइम है वो स्त्रावित होता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये क्या करता है, तो ये आपका प्रोटीन का पाचन करता है भी, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोजीन नहीं प्रोटीन लिखो भी। तो ये प्रोटीन का पाचन करता है भी, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। और इस एक प्रकार से अमाशय के अंदर भी एक एंजाइम स्त्रावित होता है भी। अमाशय के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो आपके पास में पेप्सिन एंजाइम होता है भी अमाशय में। पेप्सिन एक होता है लाइपेज, और एक आपका कौन सा एंजाइम होता है, एक आपका होता है रेनिन एंजाइम होता है भी। पेप्सिन एंजाइम है, ये भी क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है भी। ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, जो कि अमाशय में होता है, ये अग्नाशय के अंदर होता है भी। ट्रिप्सिन है, ये अग्नाशय के अंदर होता है, ठीक है। पहले ये ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है भी, ठीक है। पहले ये क्या है, ट्रिप्सिनोजन के रूप में होता है, जो कि इनएक्टिवेट होता है, फिर इसको एक्टिवेट किया जाता है तो ये ट्रिप्सिन के रूप में होता है, और उसके बाद में ये क्या है, अग्नाशय के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, फिर ये क्या है, सभी एंजाइमों को क्या करता है, एक्टिवेट करता है भी, ठीक है। उसके बाद में लाइपेज है, ये क्या करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है। और रेनिन है वो छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है भी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो दूध का सेवन करते हैं भी, दूध का सेवन करते हैं, और दूध के अंदर वो केसिन प्रोटीन होता है भी, दूध के अंदर केसिन प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन को बचाने के लिए कार्य कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है, ठीक है। माल्टेज है, ये आपका एक प्रकार से ये छोटी आंत में होता है भी। माल्टेज है, ये आपका छोटी आंत के अंदर होता है, छोटी आंत में। और लेक्टेज है, ये भी आपका छोटी आंत में होता है। सुक्रेज है, ये भी छोटी आंत में होता है, क्योंकि छोटी आंत के अंदर 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं भी, जिसे अपन याद रख सकते हैं SMIELL। इसका आप कुछ भी बना सकते हैं, SMELL, स्मेल, इस प्रकार से बना सकते हैं SMELL।
तो एस से बन जाएगा आपका सुक्रेज, ठीक है, एम से माल्टेज बन जाएगा, ई से इरिप्सिन बन जाएगा, एल से लैक्टोज बन जाएगा और एल से आपका बन जाएगा लाइपेज, एल से आपका, तो ये हो जाएगा लाइपेज। ये आपके कितने होते हैं भी, ये आपके 5 प्रकार के एंजाइम है जो छोटी आंत में पाए जाते हैं भी। तो आपका ट्रिप्सिन है वो अग्नाशय में पाया जाता है भी। अगला देखो भी, निम्नलिखित में से किसके होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, या होमोडोंट दांत होते हैं या फिर पाए जाते हैं। तो होमोडोंट दांत है वो आपके मछली के अंदर होते हैं भी। अब होमोडोंट दांत किसे कहा जाता है, जिसकी यानी वे दांत जो समान होते हैं, वे सभी दांत यानी जो क्या है समान होते हैं, वो आपके क्या है होमोडोंट दांत कहलाते हैं भी। या फिर आप इस प्रकार से बोल सकते हो भी, एक ही प्रकार के दांत यानी एक ही प्रकार के दांत क्या कहलाते हैं, तो ये होमोडोंट कहलाते हैं। और जो कि मछली के अंदर पाए जाते हैं, बाकी मानव, तेंदुआ और घोड़ा है, इन सभी के अंदर है वो अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं भी। जैसे मानव के अंदर तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, कर्तक, रदनक, अगर चवर्णक और चौवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत है वो मानव के अंदर होता है। तो अलग अलग प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं, इससे क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट बोलते हैं भी। इसे क्या बोलते हैं, तो याद रखना हेट्रोडोंट, इसे आप हेट्रोडोंट बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो उसे होमोडोंट दांत कहते हैं। और ये होमोडोंट जो दांत है ना, वो स्तनधारी को छोड़ करके, स्तनधारी क्या होता है, जो दूध पिलाने वाला होता है, दूध पिलाने वाला होता है उसे स्तनधारी बोलते हैं। स्तनधारियों को छोड़ करके अधिकांश जो कशेरुकी होते हैं, उन सभी में क्या होता है भी, होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, यानी एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक 20 सेमी लंबा ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाता है। तो मूत्राशय से मूत्र कौन लेके आता है भी, तो मूत्राशय से मूत्र है वो मूत्र मार्ग से आता है भी, मूत्र मार्ग से आता है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लंबा भी बोला है इसने, 20 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब, तो लिंग है वो 20 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब नहीं होता भी, ठीक है। तो यहां पे आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा, मूत्र मार्ग है वो आपका राइट आंसर होगा, जिसके अंदर से मूत्र मार्ग है वो मूत्राशय से मूत्र लेके आता है भी, ठीक है। अंडकोश की थैली होती है ना, अंडकोश की थैली, और आपका एक प्रकार से हो गया भी वर्ण, वर्ण है ये क्या है, वर्ण के अंदर है वो शुक्राणु होते हैं भी, वर्ण के अंदर है वो शुक्राणु होते हैं। और अंडकोश की थैली है ये आपका एक प्रकार से बाहरी आवरण होता है भी, ये आपका एक प्रकार से बाहरी आवरण होता है, जो शुक्राणुओं को एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं भी, शुक्राणुओं को शरीर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो वो एक प्रकार से वर्ण के अंदर और उदर गुहा के बाहर मिलते हैं आपको, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है, नवरात्रि के 10वें दिन, नवरात्रि के 10वें दिन को दसराग, दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या फिर विजयदशमी के रूप में मनाते हैं भी, तो वो आपका है शरद, शरद नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा या फिर विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि शरद नवरात्र आता है ना, वो आश्विन माह की वो आता है भी, आश्विन माह की शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। और आश्विन माह यानी नवरात्रि दो आते हुए नवरात्रि, पहला नवरात्र है वो एक तो आपका चैत्र माह में आ जाता है भी, नवरात्र है वो चैत्र माह के अंदर आ जाता है। और दूसरा जो नवरात्र आता है वो शरद नवरात्र बोलते हैं जिसको, वो आपका आश्विन माह के अंदर आता है, ठीक है, आश्विन माह के अंदर आता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, चैत्र नवरात्रा और एक आश्विन नवरात्रा, ठीक है। और आश्विन नवरात्रि को अपन क्या बोलते हैं, शरद नवरात्रा भी बोलते हैं। तो उसके 10 दिन बाद में है वो दशहरा बनाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये आपका छलिया नृत्य है वो उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा भाई। उत्तराखंड का जो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं, उत्तराखंड के अंदर एक स्थान है कुमायूं, कुमायूं स्थान है, उस स्थान के ऊपर है वो ये छलिया नृत्य यहाँ पे प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहां से ली गई है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा है वो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है या फिर फ्रांस से लिया गया है, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। रूस से आपके मूल कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिए गए हैं भी, ठीक है। अब यहां पे देखो भी tan थीटा बराबर P बटा Q है, तो आपको इसका मान बताना है। इन सभी में क्या करते हैं भी, अपन कोस का भाग लगा दें, ऊपर और नीचे वो कोस का भाग लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, tan में बन जाएगा। आपको पता है साइन बटा कोस क्या होता है, tan होता है। तो यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और माइनस में आपके पास में क्या है, ये यहाँ पे P है भी, और ये आपके पास में हो जाएगा Q, और कोस थीटा बटे यहाँ पे भी कोस थीटा आ जाएगा, अपोन में
ये आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा बटे ये हो जाएगा कोस थीटा, और प्लस में आपके पास में ये बन जाएगा कोस थीटा बटे ये आपके पास में क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस थीटा। हमने क्या है ऊपर नीचे दोनों तरफ है वो कोस का भाग लगा दिया। अभी अब देखो भी साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस टेन होता है। अभी साइन बटा कोस है वो आपका टेन होता है, तो ये तो आपका क्या बन गया, अभी टेन बन गया। और आपको यहां पे टेन का मान क्या दे रखा है, इसने टेन थीटा का मान पी बटा क्यू दे रखा है, पी बटे क्यू दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूंगा यहां पे पी तो ऑलरेडी पहले से गुना में है, पी इंटू पी बटा क्यू, ठीक है। और उसके बाद में कोस थीटा बटे कोस थीटा, ये आपका यहां पे कोस बटे कोस यानी एक बन जाएगा, तो ये माइनस का क्यू पहले से ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा क्यू बटे एक, ठीक है। उसके बाद में अपॉन में यहां पे आपके पास में क्या था, अभी पी लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, और यहां पे क्यू लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा पी इंटू ये हो जाएगा पी बटे क्यू, ठीक है। और माइनस में क्यू पहले से कोस बटे कोस यानी एक, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्यू बटे एक। तो यहां से आपके पास में ये देखो भी आपका इसमें p का p के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर पहले आप क्या कर लो इसका एलसीएम ले लो। भी एलसीएम लोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ये इसका एलसीएम ले लो। भी ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो ये आपके पास में q आ गया अभी एलसीएम, ठीक है। अब देखो p का p के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो p का स्क्वायर आ जाएगा, और q से q कैंसिल हो गया तो p का स्क्वायर ही रहेगा। और इसके नीचे एक मान रखा है हमने, तो माइनस का यहां पे आपके पास में ये q का q के साथ में, तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर अपॉन में यही प्रोसेस यहाँ पे q इसका एलसीएम आ गया, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर। तो ये q से q कैंसिल हो जाएगा, अभी q से q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में मान क्या बनेगा, तो ये मान बन जाएगा p का स्क्वायर। क्या मान बनेगा भाई, ये नीचे वाला प्लस का निशान है ना यहाँ पे, तो ये प्लस का निशान आएगा। भाई नीचे वाले में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर आपके पास में पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर है, और नीचे आपके पास में पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर है। तो ये देख लो भी कौन सी ऑप्शन के अंदर है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर डी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 रुपए में बेची, उससे क्या है 5% की हानि हुई। अब 15% का लाभ कमाने के लिए उससे कार को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखो भी 5% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/20 आएगा भी, ठीक है। अब 20 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लॉस हो गया, 1 रुपए का लॉस हो गया तो 19 रुपए में बेचेगा, लेकिन वो बेच रहा है कितने में, 3,80,000 में। तो 19 हमारे अनुसार तो वो 19 रुपए में बेच रहा है, तो 19 बराबर में आपके पास में कितना है, 3,80,000 है भी, ठीक है। तो एक का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 19 2 38, तो ये आपके पास एक का मान 20,000 आ जाएगा। आपको ज्ञात किसका करना है, 20 का मान ज्ञात करना है, यानी एक का मान आपके पास में 20,000 है। अब दूसरी कंडीशन में देखो 15% लाभ कमाना है, 15% लाभ कमाना है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 15 या 45 ये हो जाएगा 5 या 15 और 20 या 20 100 यानी 3/20 आ गया। यानी 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे 3/20, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी आपका 20 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो बेचेगा कितने में, 23 में बेचेगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी 20 रुपए क्या है, 20 रुपए क्रय मूल्य, यहाँ पे भी 20 रुपए क्रय मूल्य है। एक का मान कितना है आपके पास में 20,000 है, तो 23 का मान कितना हो जाए, 23 से डायरेक्ट गुना कर दो आप, तो ये हो जाए 23 2 46, तो यहाँ पे 4,60,000 रुपए हो जाएगा अभी, 4,60,000 रुपए 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:8 है, उनका गुणनफल 768 है, तो दोनों में से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। मैंने वो संख्याएं मान ली, एक तो 6x है, एक 8x है भी, तो हमारे अनुसार उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 6x × 8x हो जाएगा भी। और उसने क्या दे रखा है, उसने दे रखा है 768, तो बराबर 768 कर दो भी, तो x का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 768 अपॉन में 6 × 8, 6 से काट दो, तो ये हो जाएगा 6 कम 6 16, 6 2 12 और बच गया 4 48, 6 8 48, फिर 8 से काटो, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 बच गया 4 और 8 है 6 48 यानी 16, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x का मान आपके पास में कितना आ गया, 4 आ गया। छोटी संख्या पूछी है, छोटा अनुपात कितना 6 है, तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला है बी 2015 का जो कैलकुलेशन आपको दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा। अब कुल राजस्व था वो कितना था, 36
यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 36,28,000 था अभी। यानी 100%, सर्कल पूरा 100% के बराबर होता है अभी। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, तो 1% की जो वैल्यू आएगी 100 का डिवाइड कर दो भी, तो 36, 28, 0, ये 1% की वैल्यू आ गई। आपको ज्ञात किसकी करनी है, तो आपको ज्ञात करनी है वॉलेट और बेल्टों की। तो 20 + 5 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो 0, 25 8 220, 25 8 220, और 25 दुआ 50, 50 और 20 70, 7, और 25 का 150, 150 और 7 57, यानी 15, और उसके बाद में 25 3 75, 75 और 15 कितने हो जाएंगे, 90। तो ये कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा आपके पास 9,07,000 आ जाएगा भाई, 9,07,000 डी ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी 792 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीके से बांट सकते हैं। आप क्या करोगे, 792 का अभाज्य गुणनखंड करो, तो ये 2 से काटोगे आप, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 1 और 2 9 18, 1 और 2 6 12, फिर 2 से काटोगे, 2 1 2, और बच गया 1 19, 2 9 18, बच गया 1 2 18, 2 8 16, फिर 2 से, तो 2 9 18, 2 9 18, फिर 3 से 33, फिर 3 से 11, और फिर 1, फिर 11 से 1। अब देखो भी ये क्या हो गया, 2 की पावर कितनी आ गई आपके पास में 3, और 3 की पावर आपके पास में कितनी आ गई 2, और 11 की पावर आपके पास में कितनी आ गई 1। अब इसमें क्या पूछा है, बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांट सकते हैं। तो आपका यहाँ पे सारा का सारा खेल है वो पावर का चलेगा भाई। पावर में +1 कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 3 पावर है ना, तो 3 में +1 कर दो 4, इंटू 2 पावर है, 2 में +1 कर दो, यानी 2 और 1 3, 3, और 1 पावर है तो इसमें +1 कर दो तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 12, 12 2 24। तो इससे 24 प्रकार से बांटा जा सकता है, 24 तरीकों से बांटा जा सकता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नवेथा और उसकी मां की उम्र का योग 56 वर्ष है। 4 साल बाद उसकी मां की उम्र उसकी बेटी की उम्र की 3 गुनी है। मैंने मान लिया भी उसकी बेटी की उम्र 1 है, तो उसकी मां की उम्र है वो 3, यानी 3 गुनी है, तो 3:1 आ जाएगा, यानी ये 4 वर्ष बाद है, ये 4 वर्ष बाद है। लेकिन आपको तो वर्तमान योग दे रखा है, दोनों की वर्तमान आयु का योग 56 दे रखा है। अब इसको भी 4 साल बाद में, योग को 4 साल बाद में लेके जाएंगे तो 4 साल जुड़ेगा किसका, उसकी मां का योग, और 4 साल ही उसकी पुत्री की आयु जुड़ेगी, तो 4 4 8, तो 56 प्लस में 8, 56 प्लस में 8 आपके पास में 64 हो गया। यानी कहने का मतलब 64 है ना, ये क्या आया है, तो ये 64 है वो आपकी निवेथा और उसकी मां की 4 साल बाद का योग आ गया। ये चीजें समझ में आ गई भी, 4 साल निवेथा की जुड़ेगी और 4 साल ही उसकी मां की जुड़ेगी, तो टोटल 8 हो गया, 56 प्लस 8, ये 4 साल बाद का योग आ गया। मैंने मान लिया भी उनकी आयु, निवेथा की आयु है वो 1 है और उनकी मां की आयु 3 है, तो टोटल हमारे पास में 4 आ गया उसका योग, लेकिन दे कितना रखा है 64, तो 1 का मान कितना आ गया 16, 1 का मान 16 आ गया। आपको ज्ञात क्या करना है, तो निवेथा और उसकी मां की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। ये जो अनुपात है वो 4 साल बाद का है, तो इसमें आप गुणा करोगे तो 16 3 48 और 16 एकम 16, तो ये तो 4 साल बाद का है। अब आपको वर्तमान ज्ञात करना है, तो -4 कर दो इसमें, ये 4 साल बाद का भी, 4 साल बाद, और वर्तमान करोगे तो ये आ जाएगा 44, और 12 में से 4 16 में से 4 गया 12, तो निवेथा की आयु 12 है और उनकी मां की आयु 44 है, तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अब देखो भाई ताजमहल है वो भारत में है, ताजमहल कहां पे है, तो भारत में है, तो पेट्रा कहां पे है, पेट्रा है वो आपका कहां पे है, तो ये जॉर्डन के अंदर है भी, पेट्रा जॉर्डन के अंदर है, सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, पेट्रा है वो कहां पे है, जॉर्डन में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, अब आपको विवरण दे रखा है, क्या विवरण है वो देखो, एक स्थल छुट्टियां बनाने के लिए सबसे अच्छा है, यानी यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है। अनीता ने अपने पति राम को कहा, अपने पति राम से कहा। अब देखो भी धारणा क्या है, तो छुट्टियां बिताने का स्थल शीतल और सुखगवार होना चाहिए, सुखगवार होना चाहिए। अब देखो भी विवरण के अंदर ऐसा कोई बोला गया है क्या भी छुट्टियां मनाने के लिए कैसा स्थल होना चाहिए, भी ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, इसके बारे में आपको कहीं पे भी बोला गया है क्या? पता वो सर्दी के अंदर जा रहे हो छुट्टियां मनाने के लिए तो वो गर्म स्थान पे जाएंगे, क्या पता वो गर्मी में जा रहे हो तो वो ठंड यानी ठंडे स्थान पे जाएंगे। तो इसके बारे में अपन नहीं बता सकते भी छुट्टी मनाने के लिए कौन सा स्थल की आवश्यकता है आपको,
ठीक है। लेकिन राम अनीता का पति है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने बोला भी अनीता ने अपने पति राम से कहा, तो दूसरा सही है इसके अंदर, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने बोला भी एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी मां की मां, उसकी मां की मां यानी उसकी नानी, भी मां की मां नानी, की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी यानी उसकी मां, भी उसकी मां की मां। एक ये महिला है, इस महिला ने इस पुरुष की ओर इशारा किया है और बोला भी इस पुरुष की मां है ना, इस पुरुष की मां यानी उस पुरुष की नानी, और इस पुरुष की नानी की इकलौती बेटी यानी उस पुरुष की मां खुद हो जाएगी, और ये बोल रही भी वो मेरी मां है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों भाई बहन है, भी ये दोनों भाई बहन है, तो पुरुष का महिला के साथ में क्या संबंध है, तो पुरुष का महिला के साथ में भाई का संबंध है भी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसने बोला भी गत कल से, पिछले दिन से, पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, यानी 3 दिन बाद आता है, तो आज कौन सा दिन है। मैं मान लिया भी ये आज है, ये क्या है भी आपका आज है। अब इसने क्या बोला भी गत कल से, यानी बीता हुआ कल, ये गत कल है, गत कल से पिछला दिन, यानी ये गत कल से पिछला दिन ये हो गया, और यानी गत कल से पिछले दिन से पहला दिन, पिछले दिन से ये पहला दिन हो गया। अब ये पहला दिन है, पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद आता है, यानी शनिवार है, शनिवार के 3 दिन बाद में आता है, तो शनिवार से रविवार 1, सोमवार 2, और ये है वो आपका मंगलवार को आएगा, फिर ये आपका मंगलवार को आएगा, यानी शनिवार का तीसरे दिन है वो ये दिन आता है, ये बोल रहा है ये, तो मंगलवार को आएगा, फिर ये हो जाएगा आपका बुधवार, ये आपका क्या हो जाएगा गुरुवार, और ये आपका क्या हो जाएगा शुक्रवार। तो आज क्या है ये पूछा है इसने, तो शुक्रवार है भी, राइट आंसर क्या होगा इसमें, बी हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको त्रिभुज और वर्ग की संख्या पूछे हुए, त्रिभुज कितने हैं और वर्ग कितने हैं। मैंने आपको क्या बताया था भी, इस प्रकार से कोई आयत है या फिर वर्ग है जिसके अंदर उतने ही खाने हैं, जैसे 1 2 3 4 खाने हैं, तो इसका 4 का दुगुना कर दो 8, तो इसमें 8 त्रिभुज है भी। तो देख लो भी, ये छोटे वाला मैं यहां पे उठा रहा हूं भी, ये देखो ये वाला, इसके अंदर है वो कितने हो जाएंगे, 8 हिस्से हो जाएंगे, 8 हिस्से हो जाएंगे, 8 हिस्से और 8 हिस्से, तो 8 चौका 32, यानी 32 हो गए टोटल, यानी 8 हिस्से, 8 हिस्से और 8 हिस्से। उसके बाद में यहां पे आ गया, अब देखो भी छोटे वाला उठाता हूं मैं, छोटे वाला कौन सा है, तो ये देखो ये आपका छोटे वाला है, इसके अंदर देखो भी ये है वो छोटे वाला है आपका, ठीक है, या फिर ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं भी, ये आपका एक ये छोटे वाला है। अब इसके अंदर प्रत्येक के अंदर देख लो भी कितना त्रिभुज बन रहा है, ये देखो, तो एक खाना इसका ले लो भी, इसमें काउंट कर लो आप कितना बन रहा है, तो यहां पे आपके पास में, या फिर ये पूरे का सर्कल का देख लो, पूरे सर्कल का देख लो आप, पूरे सर्कल का देखोगे ना तो बेस्ट रहेगा भी। अब मैं पहले क्या है पूरे सर्कल का देख लेता हूं, छोटे वाले का, और फिर बड़े वाले का देख लेते हैं। तो इसमें देखो भी यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 2 16, यानी छोटे वाले में 16 त्रिभुज हो गए। बड़े वाले के अंदर देखो भी, इसमें इस बड़े वाले के अंदर ये संख्या मैं हटा देता हूं, इस बड़े वाले के अंदर देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2 फिर 3 4 5 6 7 और 8, 8 2 16, तो 16 इसके हो गए, 16 आपके इसके हो गए। अब देखो भी उसके बाद में आपके पास में त्रिभुज कौन से हो जाएंगे, त्रिभुज आपके पास में 3 त्रिभुज ये बन जाएंगे भी, यानी ये ऊपर वाला बाहर वाला आपने काउंट नहीं किया अभी, ये अभी तक काउंट नहीं किया है, तो 3 त्रिभुज ये बन जाएंगे भी, 1 और 2, 2 और 1 3, 3 त्रिभुज आपके ये बन जाएंगे, 3 त्रिभुज आपके ये हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे, तो 3 2 6 3 2 6 3 3 9 और 3 चौके 12, तो 12 त्रिभुज आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 16 16 32 32 और 12 40, तो टोटल त्रिभुज है वो आपके पास में कितने हो गए भी, यानी 16 और 16 32 और 32 और 12 44 होते हैं, 32 और 12 है वो 44, तो टोटल त्रिभुज 44 हो गए थे। इसका मतलब ये तो आपके होंगे नहीं। अब आपके पास में बात बनी ये 2, अब 5 वर्ग या फिर 10 वर्ग, कितने वर्ग हो सकते हैं इसके अंदर, वो आप वर्ग काउंट करो, तो वर्ग इसके अंदर है वो 5 होंगे। कैसे, ये देखो एक वर्ग आपका ये बन गया अभी, एक वर्ग आपका ये बन गया छोटे वाला, दूसरा वर्ग है वो आपका ये बन गया अभी छोटे वाला, और इसी प्रकार से तीसरा वर्ग आपका छोटे वाला ये बन गया, और चौथा वर्ग है वो आपका ये बन गया, और एक वर्ग कंप्लीट पूरा पूरा ये आप खुद
खुद आप, यानी ये वर्ग एक आपका ये वर्ग बन गया अभी, तो ये कितना हो गया अभी आपके पास में 4 और 1 5, तो 5 वर्ग है और 44 इसमें त्रिभुज हो जाएंगे अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है। तो मैंने आपको बता रखा है भी जिस भी किसी धातु के साथ में, किसी भी धातु के साथ में पारा मिले आपको, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे अम्लगम बोलते हैं भी, अम्लगम बोला जाता है। अम्ल राज अलग होता है, अम्ल राज अलग होता है और अम्लगम अलग होता है। अम्लगम किसे बोलते हैं भी, किसी भी धातु के साथ में पारा आ जाए तो वो अम्लगम बनता है भी। तो जिंक अम्लगम, तो आपका यहाँ पे क्या है भी, पारा है, यानी जिंक के साथ में पारा है, तभी आप क्या बोलोगे, इसको अम्लगम बोलोगे। अम्ल राज ये अलग होता है भी। अम्ल राज एक्वारेजिया को बोलते हैं भी, एक्वारेजिया को अम्ल राज बोलते हैं, जिसमें HNO3 यानी HCl अनुपात में HNO3 होता है और ये होता है 3:1 के रूप में, जो कि एक्वारेजिया बोलते हैं और जो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, उसको गलाने का कार्य करता है। ठीक है, कार्बन के रूप में वायुमंडल में मौजूद होता है, वायुमंडल के अंदर मौजूद होता है। तो वो बताओ भी कार्बन किसके रूप में वायुमंडल में मौजूद होता है। तो कोयले के रूप में कोयला एक कार्बन है, लेकिन ये वायुमंडल में मौजूद नहीं है, इसको निकाला जाता है भी खदानों से निकाला जाता है, तो ये वायुमंडल के अंदर नहीं होता भी। वायुमंडल के अंदर कोयला नहीं है, वो उसको क्या नीचे से खदानों से निकाला जाता है, लेकिन हमारी वायुमंडल के अंदर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन अभी CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें भी क्या है, कार्बन है। तो ये दोनों की दोनों क्या है, अपनी वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो, अब इसमें देखो भी निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणुओं के समूह आयनों का विनिमय होता है। तो वो किसमें होता है, यानी 2 या 2 से अधिक आयनों का आदान प्रदान होता है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको बताऊं, जैसे AB प्लस में CD, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, AD प्लस में आपके पास में CB, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिनोइड नहीं है, कौन सा एक्टिनोइड नहीं है। एक आपका लेंथेनोइड होता है, एक आपका एक्टिनोइड होता है। ये टोटल आपके कितने होते हैं, 14 तत्व होते हैं। एक्टिनोइड के भी आपके 14 तत्व होते हैं और लेंथेनोइड के भी 14 तत्व होते हैं। और ये कौन से ग्रुप के अंदर मिलते हैं, तो आवर्त सारणी के F ब्लॉक के अंदर मिलते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी को आपने SPDF 4 ब्लॉकों के अंदर डिवाइड कर रखी है, और F ब्लॉक के अंदर टोटल 28 तत्व आते हैं, जिसमें 14 लेंथेनोइड होते हैं और 14 ही आपके क्या होते हैं, एक्टिनोइड होते हैं भी। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो इसमें आपको बताना भी एक्टिनोइड नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक्टिनोइड्स नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी यहां पे अगर अपन बात करें भी, एफ जो आपका ब्लॉक है, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आपके आंतरिक संक्रमण तत्व इसको बोला जाता है एक प्रकार से। इसमें जो तत्व आते हैं उसे आंतरिक संक्रमण तत्व बोला जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व किस में आते हैं, तो ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। संक्रमण तत्व डी में आते हैं और आंतरिक संक्रमण है वो एफ में आते हैं। ठीक है, जो कि यहां से 58 से आपका 58 से और 71 तक, 58 से 71 तक तो टोटल है वो आपके क्या आ जाते हैं, लेंथेनोइड आ जाएंगे। और उसके बाद में 89 से आपका 103, 89 से आपका 103 है वही आपका एक्टिनोइड आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो भी लिथियम का विकर्ण संबंध किसके साथ में है। आपको पता है भी लिथियम के बाद में क्या आता है, लिथियम के बाद में बेरिलियम आता है भी, और लिथियम के नीचे क्या आता है भी, पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में हैलिनाने की रब से फरियाद, हैलिनाने की रब से फरियाद, और बेटा मांगे कार स्कूटर, ये दूसरा ग्रुप आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब देखो भी ये लिथियम है, और लिथियम से आपको विकर्ण रूप से पूछा है, तो विकर्ण रूप से कौन सा आ जाएगा आगे, ये विकर्ण रूप हो जाएगा इसका।
भी इस प्रकार से होगा तो विकर्ण रूप आपका ये होगा, तो इसका मतलब मैग्नीशियम आएगा, तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे इसने क्या बोल रखा है भी 1 विलियन में जल के 43 मिली के साथ एसीटोन के 2 मिली मिश्रित है। इसने क्या बोला है 43 मिली का साथ में कि 2 मिली क्या है आपके एसीटोन के मिश्रित है, तो इसका मतलब आपका कोई विलियन है, उस विलियन के अंदर 43% विलियन है टोटल, इस 43 में से आपका 2 मिली है वो क्या है एसीटोन है, तो आपको विलियन की सांद्रता बतानी है। तो विलियन की सांद्रता बताने के लिए आप क्या करोगे, विलय की मात्रा कितनी है 2 है बटा विलियन की मात्रा और इंटू 100, तो यहां पे 200 में 43 का भाग दोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 4.65 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है युवा गणितज्ञों के लिए 2021 में रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो आपका राइट आंसर होगा निन्ना गुप्ता को, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है, अभी भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है, तो वे आपके राइट आंसर हो जाएंगे 4 है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर के अंदर, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर पूछा क्या गया वो देख लो भी, यहां पे पूछ ये रखा है भी राज्य आर और राज्य यू के स्नातकों की संख्या में अंतर कितना है, तो आर आपका कौन सा है, आर आपका ये अभी, ठीक है, और यू आपका ये है, इन दोनों में अंतर कितना है, तो 47 में से 35 बाहर निकाल दो तो आपके पास में कितना बचेगा 12, तो अंतर 12 है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी आपका डी जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके लिए एक बढ़िया सा ऑफर लेके आया हूं बी में एप्लीकेशन के ऊपर, और वो ऑफर आपका ये है भी अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है, हमने एक एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन ऑफर है वो लॉन्च किया है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है। कोई बंदा अगर एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उनको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब क्लासों की पीडीएफ है, जो भी यूट्यूब क्लासों पे यूट्यूब के ऊपर जितने भी क्लासें लगाई गई है और लगेगी उन सभी की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। मात्र और मात्र ये सब्सक्रिप्शन आपको 99 रुपए के अंदर मिलेगा अभी, यानी एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन अगर आप 99 रुपीज में लेते हैं तो आपको इसके अंदर जितने भी टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स है वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और वैलिडिटी रहेगी आपकी 12 महीने की। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये ऑफर मिलने वाला है, तो ये आप जो भी बंदा इसका इच्छुक है वो ऑफर का लाभ उठा सकता है भी, बाकी आप पे कोई प्रेशर है नहीं भी। अब देखो भी यहां पे आपको बोला गया है भी किसी टावर के आधार से 100 मीटर दूर पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो भी। ये लो भी ये एक टावर है और इसके आधार से 100 मीटर दूर, ये लो 100 मीटर दूर ये बिंदु है, और इस बिंदु से और आपका जो टावर है इस बिंदु से आपके जो टावर की जो शीर्ष बिंदु है उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री का है। आपको ये ज्ञात करनी है एच मान लो। तो लंब और आधार के बीच में किसका रिलेशन होता है, लंब और आधार में आपका जो रिलेशन रहता है वह आता है tan के अंदर। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमने क्या मान लिया एच मान लो भी, लंब है वो आप है एच मान लो, और एच बटे ये कितना आ जाएगा आपके पास में 100 आ जाएगा भाई। आधार कितना है 100 है, तो ये आप 100 मान लो। अब देखो भी यहाँ पे tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है भी। 1/√3 बराबर में आपके पास में h/100, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 100, इधर जाएगा तो ये 100/√3, 100/√3, तो 100/√3 आपके पास में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अगर आपके पास में टाइम बचता है तो ही आप 83 नंबर क्वेश्चन को करोगे भी। आपके पास में क्या दे रखा है इसने, एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया भी जिनकी सभी भुजाएं समान हो, और उनके शीर्ष बिंदु आपको कितने दे रखे हैं, एक शीर्ष बिंदु 0,0 है, 0,0 है, और एक है वो आपके पास में दे रखा है 3√3 दे रखा है, और दूसरा ये बिंदु तीसरे बिंदु का निर्देशांक आपको x, y मान लेना है। अब ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी समबाहु त्रिभुज है ना, तो ये सभी भुजाएं हैं वो समान होगी,
अब इन दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी पड़ेगी भी। इन दोनों के बीच की दूरी आप ज्ञात कर लो कितनी है, वही दूरी है वो यहां पे होगी और वही दूरी यहां पे होगी। अब दूरी सूत्र के द्वारा आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा, और दूरी सूत्र क्या है वो मैं आपको बता देता हूं भी। यहां पे दूरी सूत्र है वो आपका क्या रहेगा, तो दूरी सूत्र होता है रूट। रूट के अंदर आपके पास में ये हो जाएगा x2 माइनस में x1 और x2 माइनस में x1 के स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप करोगे ना तो लगभग 5 मिनट लगेंगे भी। तो मैंने आपको दूरी सूत्र बता दिया, इस दूरी सूत्र के हिसाब से है वो आप पहले इसकी दूरी निकालो भी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो कितनी दूरी आ रही है, फिर इसके हिसाब से है वो आप यहां पे इनकी दूरी निकाल सकते हैं भी, और समान दूरी होनी चाहिए भी। तो इस फॉर्मूले से आप है वो इसको कर सकते हैं, ये दूरी फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी, जो ऑप्शन है ना वो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो भी आगे आपके पास में 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए की पावर ए का मान 2 दे रखा है, बी का मान 3 दे रखा है, सी का मान है वो 0 दे रखा है। अब सी का मान 0 है तो बी को मैं सी से गुना करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसका मैं ए के साथ में गुना करवाऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 अपोन में यहाँ पे सी का मान 0 है तो ए का सी के साथ में गुना करवाऊंगा तो 0 हो जाएगा, और फिर इस 0 के साथ में बी का गुना करवाऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 5 की पावर भी 0। तो किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है भी हमेशा, तो 1/1 तो बराबर 1, तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 85 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 20 भुजाओं वाले समभुज के कोणों का योग ज्ञात करना है भी। तो अंतः कोणों का योग ज्ञात करने, क्योंकि बाहरी कोण का योग तो 360 डिग्री होता है, बाहरी कोण का योग है वो 360 डिग्री होता है। अब अंतः कोण का योग है वो आपके पास में फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो 20 माइनस में 2 यानी 18 इंटू 180, तो 18 या कितना होता है 324 होता है, और एक 0 लगा दो तो 3240, जो कि आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। अब इसके अंदर देखो भी आपको निम्न में से किस अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनता है, अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनता है, तो उसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसको आप पुनर्व्यवस्थित करोगे तो इसमें शब्द बनेगा PIANO, ये शब्द बनेगा, जिसका अर्थ आपका होता है, तो ये आपके पास में बन जाएगा पियानो, ठीक है। तो ये एक सार्थक शब्द बनेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना है भी बेमेल कौन सा है। तो देखो भी 10 का मैंने क्या किया दुगना, यहां पे देखो भी 10 और 25 है, 10 और 25 है, तो 10 का मैंने दुगना किया तो कितना हो गया, 10 का 2 से गुना किया तो 20, और फिर 20 में से 10 का आधा कर दिया, आधा माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, आधा जोड़ दिया, सॉरी माइनस नहीं, आधा जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आगे वाला 25 आ रहा है, पहले 10 का दुगना किया तो 20 हो गया, फिर 10 का आधा जोड़ दिया तो 25 हो गया। इसी प्रकार से 14 का दुगना करूंगा तो मैं 28 हो जाएगा, 14 का दुगना करूंगा 28, और फिर 14 का आधा जोड़ दूं तो 14 का आधा 7 होता है, तो 28 और 7 35 होते हैं। इसी प्रकार से 12 का दुगना करूंगा तो 24 हो जाएगा भी, और फिर 12 का आधा इसमें जोड़ दूं तो 12 का आधा 6 होता है, तो 24 और 6 30 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 16 का आधा करूंगा तो कितना, 16 का दुगना करूंगा तो 32 हो जाएगा, फिर 16 का आधा इसमें जोड़ूंगा तो 32 और 8 40 होते हैं, 42 नहीं बन रहा था, इसका मतलब ये असंगत है भी, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, शिवा की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा, वह मेरी इकलौती बेटी के पिता, इकलौती बेटी के पिता यानी खुद गणेश आप की पत्नी यानी गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा है, तो शिवा है वो गणेश का बेटा हो जाएगा भी शिवा की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा भी वह मेरी इकलौती बेटी के पिता यानी खुद गणेश आप, और की पत्नी यानी गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा है, तो इसका मतलब वो शिवा है वो गणेश का बेटा हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, पेट्रोल और डीजल, कथन है आपको पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है, ये आपको स्टेटमेंट दे दिया। अब निष्कर्ष क्या है, भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे, तो ये बात गलत है। केवल है वो एक प्रकार से नेगेटिविटी सेंस को दर्शाता है, यानी ये कभी नहीं हो सकता भी तेल है वो एक प्रकार से जो ईंधन है, डीजल है, पेट्रोल है, ये खपत है वो यानी एक प्रकार से समाप्त हो जाए या फिर कमी हो जाए तो ओनली फॉर इलेक्ट्रिक वाहन ही होंगे और कोई वाहन नहीं होगा,
तो ये बात गलत है, ठीक है। यानी इसका कोई और अपन समाधान करेंगे भी, कोई और ईंधन लेके आएंगे जिससे वो आपके अन्य भी जो वाहन है वो चल सके। ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सर्जन किया जाना चाहिए। तो ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये निष्कर्ष निकलेगा। तो 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर निष्कर्ष सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, राधा है वो 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यहां से 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। अब दाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी और 3 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 3 किलोमीटर चल गई। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। अब ये दाईं ओर मुड़ती है तो 9 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 9 किलोमीटर चल गई। अब इसने बोला वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आरंभिक बिंदु तो ये है और यहां से ये इस दिशा में है, तो ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, कौवों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने हैं, कितने कौवे हैं। देखो भी, अब इस प्रकार से स्थान आपस में बदलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है भी, जिसका नया स्थान दे रखा है ना, उसका तो नया स्थान ले लो। तो नया स्थान क्या है, ए का नया स्थान 15 दे रखा है, और जिसका एक का पुराना स्थान है उस एक का पुराना स्थान ले लो। तो बी का पुराना स्थान क्या है, 9 है, तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24, और माइनस कर दो 1, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 23। यानी टोटल आपके पास में 23 कौवे हैं, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। एक माइनस क्यों किया, क्योंकि इसमें जो आपका 1 नंबर जो कौवा है, एक कौवा है, ये 2 बार काउंट हो चुका था, यानी एक तो 15 के अंदर काउंट हो गया और एक आपका 9 के अंदर काउंट हो गया। तो इसको सिंगल बार काउंट करने के लिए हमने क्या किया भी, 1 माइनस किया भी, ठीक है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, CO यानी जिसे क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और CO2 यानी जिसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं भी, का बनना पालन करता है। किसका पालन करता है, तो ये आपका स्थिर अनुपात का नियम का पालन करेगा भी, स्थिर अनुपात का नियम पालन करता है। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था भी, स्थिर अनुपात का नियम है वो किसने दिया था, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भी, लुइस प्राउस्ट ने दिया था भी। स्थिर अनुपात का नियम है वो प्राउस्ट ने दिया था। और स्थिर अनुपात के नियम में क्या बताया भी, जिस प्रकार से आपका H2O है, यानी जल है वो आप जल बनाने की अनेक विधि होगी आपके पास में, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जल बनाओगे ना तो उसमें जल का जो द्रव्यमान है वो कितना रहेगा, 2:16। इसे अपन बोल सकते हैं 1:8। यानी जल जब आप किसी भी विधि से बना लो उसका अनुपात वो स्थिर ही रहेगा, 1:8 ही रहेगा। अगर उनके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 नहीं आया तो वो जल नहीं हो सकता। यह है स्थिर अनुपात का नियम। तो यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का बनना यह दर्शाता है भी, स्थिर अनुपात का नियम दर्शाता है। यानी आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कितने भी तरीके से बना लो, वे बनाने के तरीके बहुत हो सकते हैं भी। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके, यानी कहने का मतलब यह है भी, आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली जाने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन आप सभी रास्तों से दिल्ली जा सकते हैं, यह चीज है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बनाने की विधि बहुत सारी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर है वो कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान 12 रहेगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है वो 16 रहेगा। यह अनुपात ही रहेगा, तभी वो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 12:32 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है वो ये अनुपात रहेगा अभी, ठीक है, तभी वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी CO और CO2 का बनना पालन करता है तो वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है, जो कि किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। तो ये ALP 2024 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्थिर अनुपात के नियम के बारे में। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, पोटेशियम एलम जिसे क्या बोलता है, K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस चॉइस H2O किस प्रकार का एक लवण है। क्योंकि इसमें 2 लवण अभी, K2SO4 एक तो ये पोटेशियम सल्फेट हो गया और एक हो गया Al2SO4 की थ्राइस, यानी Al2SO4 की थ्राइस आएगा भी, यहां पे 3 आएगा। और ये आपका फिटकरी का, ये फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस चॉइस H2O। तो इसमें 2 लवण है, एक तो पोटेशियम सल्फेट है और एक है एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विक लवण बोलेंगे। इसमें क्या है, 2 लवण है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, क्लाउड कंप्यूटिंग के 2 मुख्य भाग कौन से हैं, तो एक तो आपका फ्रंट एंड हो जाएगा और एक आपका बैक एंड हो जाएगा। फ्रंट एंड और बैक एंड, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ब्रॉडबैंड की नीति भारत में कब आई थी भी, तो ब्रॉडबैंड की नीति है वो भारत के अंदर है वो 2004 के अंदर आई थी भी। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो भी, लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर किस कंपनी को चुना गया 2022 में? 2022 के अंदर है वो लखनऊ आईपीएल टीम का स्पॉन्सर है, वो किसे चुना गया था? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी? 96 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो राइट आंसर माई 11 सर्कल, माई 11 सर्कल बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, वह भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए थे? तो एमएस धोनी कभी भी ओपनिंग करने नहीं आते, विराट कोहली भी कभी भी ओपनिंग करने नहीं आते टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे रोहित शर्मा हो जाएंगे भी, रोहित शर्मा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन है? तो इसके विजेता आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्मा रादुकानु हो जाएगा भी, एम्मा रादुकानु हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है भी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से देश शीर्ष पर रहे थे? तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर है वो चीन है, 2020 के अंदर शीर्ष पर रहा था। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा भी। तो इस प्रकार से हमने एक मॉक टेस्ट और कंप्लीट किया। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है 100 क्वेश्चन के अंदर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपने देखा होगा भी, और इसकी पीडीएफ है पेपर की, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी भी। और इसी प्रकार से अपन 1 बाय 1 करते हैं, वो मॉडल पेपर कवर करेंगे भी। और मॉडल पेपर यानी मॉक टेस्ट अब आपके लिए महत्वपूर्ण है ग्रुप डी के लिए। चीजें समझ में आ गई क्या? क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।